डॉक्टर दिवाकर जैन काफ़ी टाइम से लिवर के अंदर एक्सपर्टीज़ है इनकी, और उनके ट्रांसप्लांट के विषय में वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मेरे सवाल हैं और जवाब देंगे डॉक्टर दिवाकर जैन सर। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस पॉडकास्ट इन द मेडिकल साइड एंड इन द हेल्थ साइड। कौन कौन से फूड अगर इंक्लूड करते हैं तो बेसिकली हेल्दी फूड के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं? बहुत सिंपल फूड्स यानी जिनको डाइजेस्ट करना शरीर के लिए बहुत सिंपल है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जिस फूड को डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है वो फूड हमेशा आपके शरीर को कहीं ना कहीं डैमेज करके जाता है। फैटी लीवर को रिवर्स करने में डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवर्सिंग और ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर। स्मोकिंग और लिवर डिजीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? स्मोकिंग का लिवर डिजीज पे जनरली कोई नॉन इम्पैक्ट नहीं है, बट स्मोकिंग कॉजेज ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर्स प्लस नॉन कैंसरस कंडीशंस लाइक पैनक्रेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, सीओपीडी, अस्थमा। तो ये सारी चीज़ें कैंसर्स एंड नॉन कैंसर्स बहुत सारी चीज़ें करता है और वो पूरे शरीर को इम्पैक्ट करता है। ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है या नहीं? बिल्कुल जी सकता है और जीते हैं। अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि लीवर्स डू नॉट फेल, वी फेल। Hello and welcome to Variety with Vishwam. Today we are going to talk about a very important topic, and it is a very critical topic for everyone in our life. इंडिया के अंदर जैसे बोला जाता है बहुत सारे लोगों को हर दूसरे या तीसरे या चौथे लोग को फैटी लिवर का डिसीज़ है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग लिवर के डिसीज़ है जिससे काफ़ी बार हम दूर भागते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, वी आर फिट। हम हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं। आपने देखा जैसे कोविड आया उसके बाद में बहुत सारे अवेयरनेस बिल्ड हुई है, पर उसके साथ में सबको हेल्दी होना है तो बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करना भी शुरू किया है। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, अपने बॉडी को फिट रखना अच्छी बात है, पर आप वही चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करते हो जो शायद हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। पर ये बात मेरे सवाल हैं और जवाब देंगे डॉक्टर दिवाकर जैन सर। Thank you very much, sir, for taking out time. We wanted to do this podcast with you for a very long time, and we wanted all these questions also. In fact, we had done wellness oriented, हमने काफ़ी podcast एक दो तीन किए हुए हैं। तो wellness तो एक बार है, पर preventive medicine और medicine की बात डिटेल में करना, this is going to be one of the most intense podcast in the medical side and in the health side. So thank you very much, sir. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जब हम छोटे थे ना, जब स्कूल में पढ़ते थे, तब से एक बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ एट द हार्ट, इज़ क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि यदि आप प्रिवेंशन पे अगर फोकस कर सकें तो बहुत सारी सीरियस बीमारियां, बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को हम सही टाइम पे प्रिवेंट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। राइट सर, सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन के अंदर हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं ये सोच के कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, पर बहुत सारे एक्शंस, जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी बातें की, तो उसमें प्रिवेंशन करने के प्रोसेस में लोग खुद को ज़्यादा हार्म करते हैं। ऐसा बहुत सारा डेटा ऐसा है, क्या बात सही है? हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही है। कुछ ये भी है कि एक जब फियर फैक्टर जब फैलता है, जैसे कोविड आया, तो आम जनता में, हम लोगों में एक फियर बैठा कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो उससे रिलेटेड जब वो एक फियर हमारे दिमाग में बैठता है तो धीरे धीरे और भी बीमारियों का फियर बैठता जाता है। और जब वो फियर बैठता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, आजकल तो सोशल मीडिया भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पे आती हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि इससे बीमारियों को टाला जा सकता है, लेकिन हकीकत में इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो एक्चुअल में बीमारी की तरफ हमें और स्पीड से ले जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ यदि हम सुनते हैं या देखते हैं तो उस पर तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक वो किसी एक्सपर्ट की तरफ से ना आए। राइट, क्योंकि अभी तो क्या यूट्यूब और गूगल की दुनिया है, या अभी एआई की भी दुनिया आ चुकी है कि एआई में सब लोग
जैसे हम कल एआई की बात कर रहे थे, तब एआई के एक्सपर्ट भी आए थे, वो भी यही बोल रहे थे कि भाई एआई है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एज है, सब बात है, पर इन द एंड हर एक चीज़ एक एक्सपर्ट के हाथ में है, और एक ह्यूमन को अपनी इंटेलिजेंस नहीं छोड़नी चाहिए, और एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है. इट इज़ एन इंफॉर्मेशन एज, बट इट इज़ ऑल्सो अ मिस इन्फॉर्मेशन एज. और हम ट्राई करते हैं कि हम कई बार पॉडकास्टर्स की भी बात करें, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर की भी बात करें, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होके कंटेंट प्रेजेंट करना होता है कि वेरीफाई किया हुआ कंटेंट देंगे तो उससे सही इन्फॉर्मेशन होगी और मिस इन्फॉर्मेशन टूटेगी. जैसे आज का टॉपिक है लिवर हेल्थ को ओरिएंटेड, तो हम सीधा लिवर हेल्थ पे जाते हैं. सर, सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को समझने के लिए, एक बैकग्राउंड बिल्ड करने के लिए, लिवर क्या काम करता है और लिवर क्यों सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. तो सर आप बताएंगे कि लिवर का क्या काम है और लिवर क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कुछ बेसिक थिंग्स. आपको ये शायद पता होगा कि लिवर इज़ द हैवीएस्ट एंड बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी. राइट. यानी इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे हैवी ऑर्गन है. इनफैक्ट लिवर का वेट जो होता है दैट इज़ अराउंड 1000 ग्राम, यानी 1 kg टू 1.5 kg. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मिनिमम 1000 ग्राम के आसपास लिवर का एक वेट होता है, एक नॉर्मल लिवर का वेट. राइट. सो दैट इज़ वाई लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि लिवर हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसके बगैर शरीर का नॉर्मली चलना मुश्किल है. तो यदि मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो यदि हमारा शरीर एक शिप है तो लिवर उस शिप का कैप्टन है. या बोलो तो जो मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर समझाता हूं कि लिवर हमारे शरीर का इंजन है. सो लिवर, जब तक लिवर अकेला, लिवर उस पर लिवर पे काम नहीं करता, बट दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी लिवर पर डिपेंड करते हैं. तो जब लिवर फेल होता है तो उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स भी फेल होते हैं. इसीलिए लिवर का हमारे शरीर में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. साइलेंट ऑर्गन क्यों कहा गया है? क्योंकि लिवर का शेयर मास इतना ज़्यादा होता है, और प्लस लिवर में एक बहुत अद्भुत क्वालिटी होती है कि जितनी बार वो डैमेज होता है उतनी बार वो रीजनरेट होता है, वो फिर से बनता है. तो इसकी वजह से जब भी लिवर को डैमेज होता है वो वापस से रीजनरेट होता है, वो फिर से वो अपना काम संभाल लेता है. तो एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि लिवर का मास इतना ज़्यादा है कि यदि लिवर का थोड़ा भाग यदि डैमेज होता है तो बाकी का जो नॉर्मल लिवर है इट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द लिवर. और इसीलिए ज़्यादातर लिवर की बीमारियों में हमें अर्ली स्टेज में सिम्टम्स या साइंस नहीं आते. जब वो बीमारी बहुत एडवांस्ड होती है तब हमें सिम्टम्स एंड साइंस आने शुरू होते हैं. ओके. इनफैक्ट जब तक लिवर का 50% से ज़्यादा काम कर रहा है तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि लिवर में कुछ गड़बड़ चल रही है या लिवर में कोई बीमारी चल रही है. और ज़्यादातर सिम्टम्स तब आते हैं जब लिवर का फंक्शन 20 से 30% के आसपास ही रह जाता है. तो इसीलिए लिवर को साइलेंट ऑर्गन कहा जाता है. राइट सर. सर जैसे लिवर की बात की, कुछ ऐसे सिंपल टेस्ट हो जिससे अपने बॉडी का ओवरऑल हेल्थ और लिवर का हेल्थ हमें पता चल सके, कि जो इंसान को हर साल कराना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी ओवरऑल हेल्दी है कि नहीं है. जैसे माना जाता है कि अगर एक कैप्टन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जिसमें कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग ताकतवर होते हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली इतनी खूबसूरत तरीके से भगवान ने बनाई है कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर चीज़ें ओवरकम करने का ट्राई करता है. बॉडी का हर ऑर्गन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है. तो आपके कुछ टेस्ट बताएंगे जिससे ओवरऑल हेल्थ और लिवर का हेल्थ भी हमें पता चले, जिससे हमें लास्ट मोमेंट पे पता नहीं चले कि ये प्रॉब्लम है. जहाँ तक मैं लिवर की बात करूँ तो कुछ ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो आप यदि साल में एक बार कराएंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. तो जिसमें ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं और एक बेसिक सोनोग्राफी होती है पेट की. ठीक है, ये 2 टेस्ट ऐसे जो आपके लिवर के हेल्थ के बारे में बता देंगे. ठीक है, यदि लिवर में कुछ गड़बड़ है तो अक्सर इन टेस्ट पे से आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया लग जाएगा. कुछ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराना ज़रूरी है, जैसे कि अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, या जिन पेशेंट्स को लिवर की कुछ बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, या लिवर सिरोसिस है, या किसी पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है,
या कोई पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, या कोई ऐसे पेशेंट्स जिनको फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री लीवर की बीमारियों की, तो इन पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे इन टेस्ट के अलावा और भी दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे फाइब्रोस्कैन होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, सीबीसी होता है, ये टेस्ट भी रेगुलरली कराते रहना चाहिए। और एक लिवर स्पेशलिस्ट से साल में एक बार कंसल्ट करना ठीक रहता है। राइट सर। तो सर इसमें जो रोल आता है कि ये टेस्ट कैसी लैब में कराना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैब्स है, और कैसी हॉस्पिटल में जाके आप मल्टीपल चीज़ का एनुअल काउंसलिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि एक जगह एक बार मेरे बाजू वाले से रिपोर्ट करा लिया, फिर किसी और के पास से रिपोर्ट करा लिया, तो हम हर एक के नंबर्स वेरी करते रहते हैं। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? टेस्ट करवाने चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, पर कैसी लैब में टेस्ट कराना चाहिए और कैसी हॉस्पिटल्स में बॉडी चेकअप दिखाना चाहिए? क्योंकि लैब वाले ने रिपोर्ट दे दी, वो पढ़ना हमारा काम नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लैब वो पकड़ते हैं हमको और फिर डॉक्टर उसको बन जाते गूगल हैं। करने के जा ट्राई करते हैं, या तो कोई पहचान वाला है तने आवड़े से, गुजराती में वही सिंपल बात कि तेरे को आता है, तू मेरे को बता ना कि इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है। तो लोगों को डर भी रहता है, तो इसकी वजह से वो क्या ट्रस्टेड इंसान के पास जाना चाहते हैं। तो व्हाट इज योर एडवाइस इन दिस? इसमें एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। इसमें एक्चुअली मैं एआई का भी एक ऐड करूंगा कि आजकल एआई में भी यदि आप अपने रिपोर्ट्स डाल दीजिए, अपनी क्वेरी डाल दीजिए, तो वहाँ से रिजल्ट्स भी आ जाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट दैट कैन बी, एज यू सेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिस टॉक, दैट मिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ एन एरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो इसलिए हमें उससे बचना है। तो किस हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए? जिस हॉस्पिटल में लीवर के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। लीवर के स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? तो फिजिशियंस होते हैं, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, हिपेटोलॉजिस्ट होते हैं। ये तीन जो होते हैं वो लीवर के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो राइट। आप इन लोगों में से किसी को भी कंसल्ट कर सकते हैं, और यदि ज़रूरत पड़े तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके पास जा सकते हैं। किन Right. लेबोरेटरी से कराना चाहिए? बहुत सी स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज़ हैं जिनका जनरली अगर आप किसी जगह पे कुछ टाइम से रह रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स अच्छे होते हैं। फिर भी जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पे अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए कि सर मैं कौन सी लेबोरेटरी में कराना ठीक है, ये लेबोरेटरी है यहाँ पे रिपोर्ट कराना ठीक है। आपके डॉक्टर आपके बेस्ट गाइड्स होंगे। राइट। यानी अपने को इंश्योर करना है कि भाई खुद डॉक्टर नहीं बने, और बिल्कुल। खुद हर एक चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है, हर एक चीज़ का एक नॉलेजेबल बंदा होता है, तो वो हम ना करें। तो दैट इज़ वेयर वी हैव टू इंश्योर दैट वी टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। एज वी आर मूविंग इन टू अ मोर कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया, दैट इज़ फैटी लिवर, और उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारी बातें हैं। तो सर ये फैटी लिवर होता क्या है? यस। तो जैसे शरीर में फैट जमा होता है ना, हमारे स्किन में फैट जमा होता है, फेस पे जमा होता है, वैसे ही लिवर में भी फैट जमा होता है। जी। बाय डेफिनेशन जब लिवर में 5% से ज़्यादा फैट जमा होता है तो उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। राइट। और आज से 10 साल पहले यदि मैं बात करूँ तो मैं खुद मेडिकल प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा हूँ। तो हमारे पास शुरू में जब फैटी लिवर के पेशेंट्स आते थे तो हम अक्सर उस चीज़ को इग्नोर करते थे, क्योंकि उस समय हमें इसकी सीरियसनेस के बारे में पता नहीं था। लेकिन आज फैटी लिवर एक्चुअल में एक सीरियस डिजीज़ की तरह आई है। और उस चीज़ पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लिवर की ज़्यादातर बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। ओके। इसीलिए मैं हमेशा अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि लिवर्स डू नॉट फेल, वी फेल। सो लिवर फेल इसलिए होता है क्योंकि हम फेल होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में हम ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे फूड हैबिट्स में हम ध्यान नहीं रखते हैं, और इसीलिए हमारा लिवर फेल होता है। सो फैटी लिवर इज़ ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिजीज़, और ये अक्सर जो है ये हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हुए हैं अभी। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या चेंजेस हुए हैं? जैसे हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हुई है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी पहले हम मेहनत मजदूरी करते थे, साइकिल चला के काम के लिए जाते थे। अब हमारे पास 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं। घर के पास यदि कोई किराने की दुकान से भी सामान भी लाना है तो हम अक्सर एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके सामान लाते हैं, जबकि वो डिस्टेंस हम इजीली वॉकिंग करके कवर कर सकते हैं। पहले लिफ्ट्स नहीं होती थी इतनी कॉमनली, आजकल हर बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, तो हम सीढ़ी ना यूज़ करके लिफ्ट यूज़ करते हैं। जहाँ तक फूड हैबिट्स की बात है तो पहले बाहर का खाना हमारा लिमिटेड था, और बाहर के खाने में भी
क्वालिटी थोड़ी सी अलग थी। अब हमारा जो बाहर का फूड है, अक्सर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट फूड, फ्राइड फूड्स, चीज़ी फूड्स। तो ये जो हमारा फूड हैबिट्स चेंज हुई है, जो हम घर पे खाते हैं और ये सोचते हैं कि वी आर ईटिंग हेल्दी बिकॉज वी आर ईटिंग एट होम, तो वहाँ घर पे भी हमारी फूड हैबिट्स चेंज हुई है। अब हमें 3-4 दिन में अक्सर इच्छा होती है कि आज कुछ मसाले वाला या तेल वाला या कुछ टेस्टी, सो कॉल्ड टेस्टी खाना खाएं। तो वो फ्राइड फूड्स की भी मात्रा हमारे घर में भी अंदर बढ़ गई है। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, अल्कोहलिज्म और डायबिटीज़ का जो प्रमाण बढ़ रहा है इस वक्त हमारी जनरल पॉपुलेशन में, तो इसकी वजह से फैटी लिवर का इंसिडेंस भी बढ़ा है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लिवर होता है। सो इट इज़, दैट्स व्हाई आई यूज़ अ फ्रेज फॉर फैटी लिवर, अ साइलेंट पैंडेमिक। सो फैटी लिवर इज़ एक्चुअली नाउ अ साइलेंट पैंडेमिक। राइट, यानी वो साइलेंट पैंडेमिक अगर 3 में से 1 जन को है, यानी वो बहुत एक सीरियस कंसर्न है। शायद लोग इग्नोर कर पा रहे हैं अभी और बाद में जग रहे हैं, और उनको काफ़ी दूसरे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज उसकी वजह से आ रहे हैं। यानी अगर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फैटी लिवर को अपने इनिशियल स्टेजेस में अगर आपने कंट्रोल कर दिया, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड गाइडेंस, बट ऐसा सोच सकते हैं कि अगर उसको इनिशियल लेवल पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें आप हेल्थ के लिए बेटर कर पाओगे। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। फैटी लिवर को हम कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्रेड 1 फैटी लिवर के लिए कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रेड 1 फैटी लिवर को हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी फूड हैबिट्स और हेल्दी वेट मेंटेनेंस, ये 3 चीज़ों से, और जो चीज़ें नुकसान करती है हमारी बॉडी को, जैसे अल्कोहल है, ठीक है, तो इससे अगर यदि हम दूर रहें तो उससे ग्रेड 1 फैटी लिवर को बिना मेडिसिन के भी हम रिवर्स कर सकते हैं। राइट, जब फैटी लिवर प्रोग्रेस होता है तो देर आर मेडिसिन विच कैन हेल्प यू in reversing the fatty liver, but again those medicines will help only when you practice these things like राइट, healthy lifestyle, healthy foods and healthy weight. राइट, राइट, राइट। नाउ जैसे आप बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर है, पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ में भी मल्टीपल टाइप्स है। अभी डायबिटीज़ और फैटी लिवर का क्या लेना देना है, अगर है तो? आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, बट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डायबिटीज़ एंड फैटी लिवर? ये दोनों मैं बोलूँगा कि एक तरह से कजिन्स भी हैं, और एक तरह से ये बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ इज़ अ प्रीकर्सर फॉर फैटी लिवर। कजिन्स में इसलिए बोलूँगा क्योंकि दोनों का जो कॉज है, दोनों का जो मूल कारण है, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो जैसे डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, इंसुलिन बन रहा है आपके शरीर में, बट योर सेल्स, योर टिश्यूज़, योर ऑर्गन्स आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, सो दैट इज़ वाई डायबिटीज़ कम्स। वैसे ही फैटी लिवर का एक मूलभूत कारण जो है बॉडी में, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगेन, जैसे मैंने आगे डिस्कस किया, लाइफस्टाइल चेंजेस और अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से आता है। सो जिन लोगों को लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ होता है, उनको फैटी लिवर होने का रिस्क नॉर्मल पर्सन से कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इन पेशेंट्स को रूटीन लिवर हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है। So this is the relation between diabetes and fatty liver. Okay. And in fact fatty liver को reverse करने में diabetes को strictly control करना, it's a very important part of reversing or treatment of fatty liver. Right. पर सर अपने बात तो जो आती है मेजरली, अगर इलनेस की बात आती है या एकदम से डेथ होने की बात आती है, तो बात मेजरली आती है कि भाई हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर था, फिर उसको अंदर से उनको हार्ट डिजीज़ हुआ, डायबिटीज़ हुआ, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ते हैं वैसे। और अपने यहाँ पे लिवर का इतनी बात नहीं होती, उसका क्या रीज़न है सर? लैक ऑफ अवेयरनेस। आज से 5-7 साल पहले लीवर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हमें नहीं थी, और जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा अवेयर नहीं होते, वही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा जी का जंजाल बन जाती है। तो वही चीज़ आज हम फेस कर रहे हैं कि लिवर हेल्थ प्रॉब्लम्स अब जिस तादाद में बढ़ी है, अगर यदि आप देखेंगे अपने आसपास, ऐसी फैमिलीज़ बहुत कम होगी जिनके कांटेक्ट में कोई लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर का कोई पेशेंट ना आया हो। तो आज से 10-15 साल पहले ये चीज़ कहाँ होती थी, इतनी बीमारियां लिवर की इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, पर क्योंकि हमने इसे इग्नोर किया, बिकॉज वी फेल्ड, दैट्स वाई आवर लिवर इज़ फेलिंग नाउ।
सो राइट इसीलिए दैट इज़ व्हाट वी आर पेइंग फॉर। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है ओबेसिटी पे। यदि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कुछ साल पहले एक अवेयरनेस टॉक भी दिया था, लेक्चर भी दिया था। सो ओबेसिटी इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिकर्सर फॉर लिवर डिजीजेस लाइक फैटी लिवर एंड लेटर ऑन लिवर सिरोसिस। तो इस तरह से सरकार भी उसमें काम कर रही है, नई नई मेडिसिन भी आ रही हैं और लोगों में भी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट वील बी एबल टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर। राइट राइट सर, एक और बात कि जैसे आपने बात की कि 500 ओवर फंक्शंस, लिवर बहुत सारे फंक्शन करता है। अराउंड मैंने कहीं पढ़ा था 400-500 कुछ फंक्शन वो रेगुलरली करता रहता है। क्या फ्रीक्वेंसी पे, आई विल नॉट बी द बेस्ट पर्सन, बट या पर बहुत सारे फंक्शन ऐसे 300-400 फंक्शंस करता है। तो सर, लीवर, ये 300-400 फंक्शंस होते हैं, उसमें मेन ड्यूटी क्या होती है लीवर की? दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। लिवर के जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसे यदि हम वर्गीकरण कर सकें तो तीन चार और डिवाइड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रोडक्शन। तो लिवर इज़ अ बिग प्रोडक्शन हाउस फॉर मैनी थिंग्स। जैसे कि शरीर में लगभग 80 to 90% प्रोटीन्स वो लिवर के अंदर बनते हैं और उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है जो हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर अल्ब्यूमिन है जो हमें हमारे मसल मास को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत से इम्यून फैक्टर्स होते हैं जो लिवर के अंदर बनते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में भी लिवर का एक बहुत बड़ा रोल है। बाइल, पित्त, जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो भी लिवर में ही बनता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है जो फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी लिवर ही बनाता है। सो एक तो हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हुआ डिटॉक्स फंक्शन। सो डिटॉक्स फंक्शंस में क्या होता है, जैसे कि अमोनिया जो हमारे शरीर में बनता है तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके लिवर ही यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया इज़ द इनोसेंट कंपोनेंट ऑफ अमोनिया। सो वो काम भी लिवर करता है। इसके अलावा शरीर में किसी भी रास्ते से, फूड से या एनवायरनमेंट से टॉक्सिन्स और पॉइजन्स जो हम रोज़ लेते हैं तो वो भी डिटॉक्स करने का काम लिवर ही करता है। देन देर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि जो बिलिरुबिन जो बनता है वो बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करने का काम भी लिवर करता है। सो ये जो मेजर फंक्शंस हैं ये लिवर के जो फंक्शंस हैं, एंड दीज आर द वेरी वाइटल फंक्शंस जो जी, लिवर परफॉर्म करता है। राइट। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर करते आए हैं, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हैं। और फिर बाद में हॉस्पिटल जाने से एक फियर रहता है लोगों को कि यार हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों को डर भी रहता है। तो क्या इसके अंदर क्या सोच में होना चाहिए? एक तो डिनायल, ऐसा बोला जाता है ना कि भाई मैं तो एकदम फिट आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। तो एक तो डिनायल होता है और दूसरा होता है हॉस्पिटल का डर। सो इसको कैसे हैंडल किया जाए? एज यू राइटली सेड, किसी भी प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेज होता है डिनाइल, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस और उसके बाद आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए पहले हमें एक्सेप्टेंस तक पहुंचना पड़ता है। और ये भी बात सही है कि लोगों में एक हॉस्पिटल का डर होता है। पहला डर हॉस्पिटल में जाने का होता है, दूसरा डर रिपोर्ट्स कराने का होता है, तीसरा डर जब कोई ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है उसका होता है, और चौथा सबसे बड़ा डर सर्जरी का होता है। तो इन सारे डर को यदि हम फाइट कर सकते हैं तो वो मेनली अवेयरनेस के थ्रू ही फाइट कर सकते हैं। पहली बात हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि पहली चीज़, ज़्यादातर लिवर की डिजीज़ेस लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं और प्रिवेंटेबल है। दूसरी चीज़, अगर कोई बीमारी होती है तो इनमें से ज़्यादातर बीमारियों को अर्ली स्टेज पे कंट्रोल करके नॉर्मल किया जा सकता है। राइट। तीसरी चीज़, यदि अनफॉर्चुनेटली हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं जो जिसे हम इरिवर्सिबल स्टेज कहते हैं, जिससे जहाँ से लिवर हमारा नॉर्मल नहीं हो सकता, तो उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू मेडिकल थिंग्स। और जहाँ मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल ना हो वहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ देयर। सो देर इज़ फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द लिवर डिजीज आर प्रिवेंटेबल, सेकेंड दे आर ट्रीटेबल। सो दैट्स वाई उस चीज़ का डर हमारे दिमाग में नहीं रखना चाहिए, बल्कि सही स्टेज पे डायग्नोस करा के उसको ट्रीट करवाना चाहिए। राइट राइट। सो डायग्नोज करवाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कॉन्स्टेंटली बीइंग विजिलेंट
about your health and liver's health is going to be the most important thing, because जैसे कोई भी मोटापा है जिसी को, या जिसी को भी ओबेसिटी का इशू है, या जिसको डायबिटीज़ का इशू है, उसको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना चाहिए। और जिसका लाइफस्टाइल सही नहीं है यस उसको ज़्यादा अलर्ट करें, क्योंकि काफ़ी लोग अभी ऐसा ट्रेंड आ गया है कि अभी वी नो देयर आर लॉट ऑफ आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज, दे हैव नाइट शिफ्ट्स, ऑड वर्किंग आवर्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। उसमें कुछ लोग होते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम बीपीओ एंड कॉल सेंटर्स वे बैक इन 2003 and 4 and 5. There are people who, despite of working in BPO and call centers, वो 5 किलोमीटर रोज का चलते हैं, कि उनको पता है कि यार मैं ये हेल्थ क्या गलत तो कर ही रहा हूँ, मैं दिन की चीज़ रात को कर रहा हूँ, रात की चीज़ दिन में कर रहा हूँ, तो गलत तो है। साइकिल तो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। और वो सीनियर मैनेजमेंट में 20 साल ये करियर में डाल दिया, वो तो बदल नहीं पाएगा। कोई इंसान एक फील्ड में है, वो 20 साल के बाद तो बदल नहीं सकता है। आईटी इंजीनियर्स है, आज हम यूएस के साथ काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि हम अब्रॉड के साथ कनेक्टेड है। जब भी अभी इंटरनेशनल ट्रेड्स है, कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर जो अब्रॉड के अंदर मार्केट से कनेक्टेड है, तो वो जल्दी जग जाते हैं। जल्दी जगना तो बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई आप सूर्योदय से पहले जगो तो अच्छी बात है, बट बहुत सारे ये लाइफस्टाइल प्रोफेशंस है कि जिसके अंदर लेट नाइट तक जगना होता है। इवेंट वाले लोग, अभी इवेंट इंडस्ट्री इतना चल रही है, तो उसके अंदर सर ऐसी ऑड लाइफस्टाइल है, उनको क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए? देखिए, जो चीज़ें हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उनको हम अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं। तो दैट इज़ एन एसेंशियल इविल दैट वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। लेकिन कुछ सिंपल सिंपल मेजर्स हैं, जैसे कि जिनकी ऑफिस लाइफस्टाइल है, जिसमें घंटों तक उन्हें ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, एक सिंपल सा मेजर, आप 1 घंटे बैठे हुए हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेके अपने ऑफिस में वॉक कीजिए, या ऑफिस के बाहर कॉरिडोर है वहाँ पे वॉक कर लीजिए। बहुत सिंपल सा मेजर है। टेक ए ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स एवरी 1 आवर जस्ट फॉर वॉकिंग। दैट कैन ऑल्सो गो इन अ लॉन्ग वे आपकी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरी चीज़, जैसा आपने बोला कि दिन में कभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। देखिए, हम फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालिए। तो दिन में एक टाइम निकाल के, आधा पौन घंटे की ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि वॉकिंग है, जिम है, योगा है, जो आपको अच्छा लगता हो करना, वो आप कीजिए। और वो भी रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में सिर्फ 4 बार कीजिए, इट इज़ इनफ। फूड हैबिट्स हैं, अब यदि ऑफिस में सुबह से शाम तक की जॉब है, घर से बना के टिफ़िन लेके जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स नॉट ए बिग डील। पहले के लोग जाते ही थे टिफ़िन लेके, हाँ हाँ, सो व्हाई कांट वी टेक द टिफ़िन्स टू आवर ऑफिस? सो एब्सोल्युटली। ये छोटी छोटी चीज़ें, ऑफिस सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे है, लिफ्ट की जगह सीढ़ी चढ़ के चले जाइए। सो ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये यदि हम हमारी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लें, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। जिनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर देम, बट लेकिन उसमें हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। बट ये है कि डेली नाइट शिफ्ट्स हो तो अपने ऑफिस में बात करके उनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट टाइम फॉर योर सेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट। बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्टर्स को ही फॉलो करते हैं, पर अरे यार वो तो उसका काम है इसलिए उसको एक्सरसाइज करना है, पर उसको यंग दिखना है। आज के टाइम में अगर आपको अच्छा दिखना है, अच्छा फिट रहना है, तो आपको एक्सरसाइज और एक्टिविटी डालनी पड़ेगी। अभी बात आती है हाउसवाइफ्स की, अगर हम एक्सरसाइज हेल्दी हैबिट्स की ही बात करें, तो क्या भाई मैं तो घर का काम करती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, बट डू यू थिंक दैट घर का एक्टिविटी इज इक्वलेंट टू एक्सरसाइज? और फिर एक्टिविटी करके 2 घंटा 3 घंटा टीवी देखना, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही हो गई कि नहीं नहीं मेरे को तो, मैं तो एक्टिव हूँ। क्योंकि हाउसवाइफ्स यूजुअली, हाउसवाइफ्स एंड विमेन आर वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पीपल इन आर इकोसिस्टम। अपना समाज ही ऐसा है। तो विमेन्स के लिए सर, क्या हाउसवाइफ्स को आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में गिनेंगे या एक्टिव लाइफस्टाइल में गिनेंगे? Well, actually, that is a question which we face almost
डेली इन आवर लाइफ, इन आवर ओपीडी, इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। हम्म, अक्सर फीमेल पेशेंट्स जब आते हैं, और अक्सर मेनली शुरुआत तो ये गैस, ब्लोटिंग और इन सब से होती है। एंड व्हेन आई टेल देम कि थोड़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, सो सामने से सीधा जवाब आता है कि सर मैं तो सुबह से शाम तक घर का काम करती हूँ, तो मेरा तो वैसी एक्टिविटी हो जाती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। नहीं, वो जो घर का काम है दैट इज़ नॉट इनफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर यू। वाई? रीज़न वन, बिकॉज अब वो घर का काम भी इतना एक्सटेंसिव, इतना हार्ड वाला नहीं रहा है। जैसे पहले पहले के ज़माने में हमारी जो दादी होती थी, वो मिट्टी की वो जो चक्की होती थी, उसमें सुबह बैठ के वो चक्की पीसती थी आटा करने के लिए, ठीक है, ऊपर से नीचे तक घर का पोंछा, झाड़ू, ये सब काम करते थे। दैट एक्टिविटी वॉज, ठीक है, बोल सकते हैं क्लोज टू इनफ है। लेकिन अभी जो हमारी एक्टिविटी है, घर का जो काम करते हैं हम, इट इज़ नॉट इनफ। देर आर मशीन्स टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर लाइफ, एंड दैट इज़, हमें लगता है, मन को लगता है कि हाँ हमने थोड़ा सा इधर से उधर वॉक कर लिया, हमारा हो गया। ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ नॉट इनफ, दिस इज़ नॉट ए फिजिकल एक्टिविटी। हाउसवाइफ्स हो, उन्हें भी डेली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। डेली नहीं तो हफ्ते में 4 बार, जैसे मैंने कहा, 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच कैन बी आइदर वॉकिंग या योगा या जिम, जो आपको पसंद हो, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। और सर अभी बात आती है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की। एक्सरसाइज एक बात हमने कर ली है, अभी मेन आता है फूड। काफ़ी सारे शास्त्रों में भी बोला जाता है कि फूड इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन। क्या ये बात सही है? I would add food is the biggest medicine and food can be the biggest poison for your body also, यदि हमने ध्यान ओके। नहीं रखा तो। So yes, it's very हाँ, नहीं, true. हर एक It's चीज very के दो true. पहलू है। Yes. जहर भी बन सकता है, वही हाँ, अमृत बन सकता है। बिल्कुल। आपको कैसे लेना है? आपका बॉडी मंथन करने के लिए है, पर इतना भी यूज नहीं कर दें Yes. कि बॉडी भी बोले कि भाई बस कर, अब हो गया। अभी और हम बात करेंगे सर, फूड में कौन कौन से फूड अगर इंक्लूड करते हैं तो बेसिकली हेल्दी फूड के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सिंपल फूड्स यानी जिनको डाइजेस्ट करना शरीर के लिए बहुत सिंपल है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जिस फूड को डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, वो फूड हमेशा आपके शरीर को कहीं ना कहीं डैमेज करके जाता है। तो सिंपल फूड्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ फूड्स में होते हैं जो हमारे अक्सर जो ट्रेडिशनल फूड्स है जिसमें बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, जैसे कि टर्मरिक है, हल्दी है, अदरक है या गार्लिक है, ठीक है। इसके अलावा होल ग्रेन्स हैं। पहले हमारे यहाँ आटे, ये गेहूं की या ज्वार की या बाजरे की, ये सब रोटियां बनती थी, तो ये होल ग्रेन्स में आते हैं। मैदा है, दिस इज़ नॉट होल ग्रेन, ठीक है। तो ये जो ग्रेन्स होते हैं ये होल ग्रेन्स है। रागी है, ये सब होल ग्रेन्स है। बाजरा है, तो ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स होते हैं। लीन प्रोटीन्स यानी कि कठोर होता है, मूंग है, मोठ है, चना है, रमास है, ये सब जो कठोर होता है, दे आर लीन प्रोटीन्स। लीन प्रोटीन्स यानी जिनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कम हो, तो ये लीन प्रोटीन्स हैं, ये भी हेल्प करते हैं हमें। तो ये जो फूड्स है, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए एग वाइट्स, एग का वाइट पोर्शन, येलो पोर्शन कंटेन्स फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। वाइट पोर्शन इज़ अ लीन प्रोटीन, ठीक है। चिकन है, फिश है, तो ये सब जो है दे आर लीन प्रोटीन्स। तो ये जो फूड्स है ये दे आर द फ्रेंड्स ऑफ लिवर। तो ये लिवर को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। राइट सर, हम बात करेंगे अब मॉडर्न डे कुकिंग की। फास्ट मोमेंटम वाली ज़िंदगी है हमारी। अभी अहमदाबाद है, अहमदाबाद में ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक में कॉमनवेल्थ आ रहा है, सबको दौड़ना है, सबको पैसा बनाना है। पर एक चीज़ हम इग्नोर करते हैं, वो है कि हम क्या खा रहे हैं। कभी हम बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो चलो यहाँ से पिकअप कर लेते हैं। भी फास्ट फूड का टाइम। फास्ट फूड यानी पहले फास्ट फूड माना जाता था कि जो 15-20 मिनट में बन जाए। अभी फास्ट फूड ऐसा होता है कि भाई 3 मिनट में बन जाए। ड्राइव थ्रू वाला ज़माना है। कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहे, पर ड्राइव थ्रू वाला ज़माना है कि गाड़ी लिया, वहाँ पे गए, उसको बोला ये दे दे, उसने दे दिया, आगे बढ़े। सोचना भी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, हमें सिर्फ पेट भरना है। कई बार ऐसे सिचुएशन आई है, हम भी थोड़ी फास्ट लाइफ, कई बार शूट के बीच में टाइम होता है, नहीं होता है, टीम को भी फेस करते हैं कि क्या हम हेल्दी मिलेगा वो टाइम पे।
तो वो टाइम पे क्या किया जाए कि ये जो फास्ट फूड की आदत है, ये टाइम नहीं है, वो सवाल के लिए आप क्या कहेंगे? वी आर एक्चुअली लिविंग इन ए फास्ट एरा। तो हमारी लाइफ फास्ट है, हमारा फूड फास्ट बनता है, फास्ट खाया जाता है। हमारे वीडियो गेम्स, आप आजकल बच्चों के वीडियो गेम्स देखो कितने फास्ट है, फटाफट फटाफट उंगलियां चलती है ना। तो एवरीथिंग इज़ फास्ट। आप टीवी पे देखते हैं चैनल्स, फास्ट फास्ट स्क्रॉल करना है, आप एक चैनल पे ज़्यादा लंबे टाइम तक रह नहीं पाते हो। इंस्टाग्राम देख रहे हो, एक रील देखा हार्डली 10-20 सेकेंड्स और सो, और उसके बाद तुरंत उसको स्क्रॉल किया। सो वी आर इन ए फास्ट एरा। सो व्हेन you live in a fast era, your health also can deteriorate very fast. And सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो खाना फास्ट बनाया जाता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको लगता है 5-10 मिनट में हमारा खाना सर्व हो जाना चाहिए। भाई वहाँ जाके पूछते हैं कौन सी चीज़ सबसे जल्दी बन सकती है, वो बोलेगा सर सैंडविच रेडी है, फटाफट बना के दे देते हैं। सो जो चीज़ें फास्ट बनती है, पहले के ज़माने में, अब पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में सोलर कुकिंग से हम खाना बनाते थे। सोलर कुकर्स होते थे जिनमें आप खाना सुबह रखते थे और दोपहर तक वो खाना तैयार होता था। सो खाना जितना फास्ट बनता है, उसके न्यूट्रिएंट्स उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं, पहली चीज़। फास्ट फूड के नाम पे दूसरी चीज़, आजकल फ्राइड फूड्स और चीज़ी फूड्स सर्व किया जाता है, जिसमें ये भी हमें नहीं पता है कि वेदर इट इज़ प्योर चीज़, वेदर द प्योर पनीर जो है दे रहे हैं वो एक्चुअल में है भी या नहीं। तो उसके नाम पे क्या क्या सर्व किया जा रहा है वो भी हमें नहीं पता है। सो फास्ट फूड की डेफिनेशन भी, जैसा आपने राइटली बोला, कि वो भी चेंज हो गई है। फास्ट फूड इज़ नाउ इक्विवेलेंट टू फ्राइड फूड्स, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सॉल्टी फूड्स, इट इज़ इक्विवेलेंट टू शुगरी फूड्स, जिसमें हर एक चीज़ में शुगर कहीं ना कहीं मिली होती है, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू चीज़ी फूड्स। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब लिवर को डैमेज करती हैं। दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स ऑफ लिवर। अनदर thing that we are using more and more in our life, whether it is fast food या इवन घर पे जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोसेस्ड फूड्स बिकॉज वो जल्दी रेडीमेड अवेलेबल होती है, ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसका यूसेज बहुत बढ़ गया है। अगेन दिस प्रोसेस्ड फूड्स, दे आर नॉट गुड फॉर योर लिवर, दे आर द एनिमीज ऑफ योर लिवर। सो इसीलिए लिवर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट वी एनकाउंटर मैनी पीपल जिनके रिपोर्ट्स में फैटी लिवर आता है, और ना तो वो अल्कोहल लेते हैं, ना उनको ओबेसिटी है, ना उनको डायबिटीज़ है। पर जब हम उनकी फूड हैबिट्स के बारे में पूछते हैं तो जवाब ये था, हाँ साहब અઠવાડિયામાં 2 વખત 3 વખત બહાર ખાઈએ છીએ અને પિઝા ને બર્ગર બહુ ભાવે છે। तो इवन लीन नैश जिसको बोलते हैं, विच इज़ एन एंटिटी विच इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन इंडियन पेशेंट्स, इट इज़ नॉट दैट कॉमनली फाउंड इन अदर कंट्रीज। ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लीन नैश, लीन यानी इंसान पतला है, मोटा भी नहीं है, लेकिन उसका लिवर खराब होना शुरू हो गया है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी फूड हैबिट्स, सो कॉल्ड फास्ट फूड। तो इसलिए आई नो वी कैनॉट अवॉइड इट ऑल टुगेदर, लेकिन यस उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट। और सर ये अवर लॉट ऑफ डाइट इज कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन, तो उसका और कोई लिवर का कोई लेना देना है या नहीं है? या कार्बोहाइड्रेट्स में भी कुछ अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ खराब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, बिकॉज अगेन जैसे मैंने शुरू में बोला था कि उन्हें डाइजेस्ट करने में बहुत वक्त लगता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी एज आई सेड, जो मैदा है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, दे बिकम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो रीहीटेड ऑयल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगेन जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा और आगे जाके मैं फ़ैट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अनसेचुरेटेड फैट की जगह सैचुरेटेड फैट हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर नॉट ईजिली डाइजेस्टिबल। सो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर नॉट ईजिली डाइजेस्टिबल, एंड व्हाट हैपन्स, दे कन्वर्ट टू फैट्स and get deposited in the body, either under the skin or in the internal organs like liver. जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि मैंने आगे बात की, होल ग्रेन्स, गेहूँ है, रागी है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन यदि आपने उस चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लिया, आप जितना उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनीथिंग वुड बी हार्मफुल टू योर बॉडी। राइट सर, not taking much of time in this, but we last question which we had
talking about is कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, उसके अंदर ये बताया कि वर्जिन ऑलिव ऑयल इज मोर हेल्दी, एंड जो सीड ऑयल्स है जिसको हम बार बार यूज करते हैं तो उसके वो काफी अनहेल्दी माना जाता है। अब कुछ सीड के तेल कुकिंग के अंदर आए ही नहीं थे, पर अभी उसको हेल्दी बता के बहुत सारे तेल की ऐड होती है उसके अंदर कि ये हेल्दी तेल है, तो और ये हेल्दी तेल नहीं है, तो उसके लिए क्या बताएंगे आप? मैं दो चीज़ें बोलूँगा इसमें। पहली चीज़ कि कोई भी ऑयल हेल्दी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यदि आप ऑयल को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें तो वो भी अनहेल्दी है। सो फर्स्ट थिंग इज़, कोई भी ऑयल आप लो, इट शुड बी इन मॉडरेशन। दैट्स द की टू हैव ए हेल्दी लाइफ। अगर आप वर्जिन ऑलिव ऑयल भी ले रहे हैं और रोज़ कुछ तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर योर बॉडी। सेकेंड चीज़ जो मैंने बात की थी कि रीहीटिंग इज़ नॉट हेल्दी। तो जो तेल आपने एक बार यूज़ किया, उसको यदि आप बार बार रीहीट कर रहे हैं तो दैट ऑयल बिकम्स अनहेल्दी। कोई भी ऑयल हो, उसको आप यदि बार बार रीहीट करेंगे तो इट बिकम्स अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। Right. So can we say that there are some traditional practices if that we have missed out, कि भाई स्लो कुकिंग हो गया, ऑयल को हीट करना, वो सारी चीज़ें जो थी, और हमारा ट्रेडिशनल थाली जो था कि जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, हमें वहाँ का खाना जो बरसों से चल रहा है उसको हम अगर थोड़ा बहुत कंटिन्यू करें तो उससे अपनी हेल्थ बेटर हो सकती है। बिल्कुल, वी आर मिसिंग आउट ऑन ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस, दैट इज़ वाई वी आर मिसिंग आउट ऑन नॉर्मल हेल्थ, एंड दैट्स वाई वी आर फेसिंग डिसीजेस। ऐसा, आप यदि गुजरात में रह रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कोई एक तेल ज़्यादा यूज़ होता है, यदि आप नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई और प्रकार का तेल यूज़ होता है। सो डज नॉट मैटर, द ओनली थिंग इज़, जो मैंने दो तीन चीज़ें जो बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिक टू योर ट्रेडिशंस, स्टिक टू वॉट your forefathers were doing, because they were living a healthy life, they were not facing liver problems. तो अगर उनको लिवर प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी तो कुछ तो वो सही कर रहे थे और कुछ हम गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। राइट, राइट। सर, आज के टाइम में फूड के अंदर दो पार्ट है, दो क्वेश्चंस मेरे हैं। पहली बात, जो पैकेट में आता है, ब्रांडिंग, विजिबल, सीधा पिकअप कर लो, वैसा प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि एक जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि इनमें से ज़्यादातर फूड्स हैं वो अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे फूड्स अनहेल्दी होते हैं, बट येस, पैकेज फूड्स में आजकल एक तो मेन प्रॉब्लम होता है प्रिजर्वेटिव का, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करना मैंडेटरी है। उसके बगैर आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करता है, वो प्रिजर्वेटिव्स में से बहुत सारे कैंसर्स भी करते हैं और दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, जो आजकल एक कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर, फ्रोज़न फूड का, जिसको आप फ्रोज़न फूड लेके रख लो और उनको फिर बाद में आप, अगेन फास्ट लाइफ है, बनाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, फ्रिज में से निकाला, हीट किया, खाया। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट करता है, क्योंकि जितनी बार आप फूड को रीहीट करते हो उतनी बार उसके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को आप बार बार हीट करोगे तो वो डी नेचर हो जाते हैं, तो आप फिर क्या ले रहे हो शरीर में? फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हो। सो दैट इज़ वाई ये प्रैक्टिसेस, आई वुड नॉट से दे आर हेल्दी। आपकी लाइफ की मजबूरियां हैं, प्रोफेशन की मजबूरियां हैं, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके तो ज़्यादा बेटर है। जी, जी। थैंक यू वेरी मच ऑन दिस फूड सेक्शन। अभी एक खाने की ही चीज़ है जो हम लेते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंज्यूम करते हैं ये सोच के कि ये हेल्दी है, ये सोच के कि इससे हमारी हेल्थ बेटर होगी। तो ये सिनेरियो में ये जो चीज़ें हैं ऐसी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखने मिली है बहुत सारे केसेस में कि यार कोई ये कर रहा था उसकी वजह से उसको इम्पैक्ट हुआ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अभी मार्केटिंग का ज़माना है, फास्ट ज़माना है, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो आप हेल्दी हो रहोगे, लाइफ टाइम तक रहोगे, ऐसा बहुत सारे दवाइयाँ हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? एक एक इंग्लिश में सेइंग है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वैसे ही हेल्थ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि हम सोचें कि हमने कुछ ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जिनको अक्सर डिटॉक्स प्रोडक्ट्स के नाम से बेचा जाता है, और हम सोचें कि ये हमने ले लिया और
हमारे शरीर का, हमारे आत्मा का सारा टॉक्सिन है वो सब डिटॉक्स हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑर्गन खुद डिटॉक्स करने का काम करता है, उसे आप क्या डिटॉक्स करोगे? ये सब चीज़ों से आप उसको क्या डिटॉक्स करोगे? इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मिल्क थिसल है, बहुत से हर्बल सप्लीमेंट्स हैं। हम्म। रेडियो पे भी अक्सर कई बार एड्स सुनाई देती हैं कि लिवर को डिटॉक्स करने के लिए ये प्रोडक्ट है, फलाना प्रोडक्ट है। लेकिन एक्चुअली ये कोई साइंटिफिक एविडेंस आज तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है विच कैन कंक्लूसिवली प्रूव कि ये प्रोडक्ट से आपका लिवर हेल्दी रहेगा या हेल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि ये ज़रूर स्टडीज़ में पाया गया है कि इनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में लेने पे लिवर को डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाता है। तो आई वुड से कि इन चीज़ों से दूर रह के जो नेचुरल वेज टू डिटॉक्स हैं, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी वेट, स्टे अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है। तो ये चीज़ें जो है दीज आर द नेचुरल वेज टू सो कॉल्ड डिटॉक्स द लिवर एंड कीप इट हेल्दी। वो ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। राइट। और सर दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब हम खरीदते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह, तो इंटरनेट के वीडियोस के बेस पे लेते हैं या उसकी एड्स चलती है, इम्पल्सिव एड्स, क्योंकि उसको बिहेवियर पता होता है कि ये बंदा ये, अभी तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसके पास सब डेटा है। आप क्या करते हो, किससे मिलते हो, किससे बातें करते हो, वो सब डेटा सुनता है। कई बार ऐसा लोगों ने देखा होगा कि अपने हेल्थ के बारे में बात करेंगे और एड्स आना चालू हो जाएंगे। तो वो सिचुएशन में आदमी कैसे उसके अंदर थोड़ा रिसर्च करके, खुद भी रिसर्च करे और डॉक्टर के पास भी जाए कि इम्पल्सिव बाइंग ऐसी चीज़ों का नहीं करे। 5 साल तक ये लिया, 3 साल तक ये लिया, 4 महीने में ये लिया, फिर कुछ और ले लिया, बदलते ही रहते हैं। खुद ही डॉक्टर हम बन जाते हैं या खुद ही हेल्थ प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? जैसा आपने बहुत सही बताया, यदि आप कोई वेबसाइट पे भी आप सर्च करते हैं तो वो डेटा भी ऑनलाइन चला जाता है एंड पीपल कैन नो दैट यू हैव विजिटेड दिस वेबसाइट। आपकी ये क्वेरी थी, आप ये ढूंढ रहे थे, इस चीज़ से रिलेटेड आप सर्च कर रहे थे, और आपकी जो क्वेरीज है उसी से रिलेटेड आपको सजेस्टेड रील्स या सजेस्टेड वीडियोज़ या सजेस्टेड पोस्ट आने लगते हैं। सो इट्स इट इज़ काइंड ऑफ इट इज़ मार्केटिंग बेसिकली। मैं ये शब्द यूज़ करूँगा, ये जाती नहीं होगी अगर मैं ये शब्द यूज़ करूँ। इट इज़ मार्केटिंग, नथिंग एल्स। तो एक चीज़ ये है कि यदि आप कोई चीज़ खास करके हेल्थ रिलेटेड कोई एडवाइस या सजेशन आप सोशल मीडिया में देखते हैं, तो पहली चीज़ कि जो ये एडवाइस या सजेशन दे रहा है उसके क्रेडेंशियल्स पहले चेक कीजिए, वेदर ही और शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड और नॉट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार एक्सपर्ट से भी भूल होती है, हो सकता है मैं जो कुछ बातें बता रहा हूँ उनमें कहीं पे मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो सर्च फॉर द एविडेंस इफ़ यू हैव टाइम। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ सर्च कीजिए कि वाकई में इन चीज़ों का एविडेंस है या नहीं है, इफ़ यू हैव टाइम। यदि टाइम नहीं है, बेस्ट थिंग इज़ कंसल्ट एन एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट के पास जाइए, हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि भाई सर मैंने आज ये देखा था, ये वीडियो में ये दिखा रहे थे कि ये चीज़, ये सप्लीमेंट लिवर के लिए अच्छा है, तो क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। That is the best, the third way of confirming whether it is good for you or not. राइट, राइट। एंड इवन जैसे अभी एक बहुत नोन वीडियो क्रिएटर है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज करता है, फूड फार्मर शायद तक उनका नाम है। तो कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड परसेंटेज, वी मिस टू रीड दैट। Most important thing, yes. ये हेल्दी है, इसमें ये कंटेंट है, पर कितना है? प्रोटीन युक्त के हेल्दी, मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स, पर व्हाट इज द परसेंटेज? Right from the creams you apply, everything is having chemicals, and we don't really कि भाई रियल केसर, अरे भाई साहब रियल केसर का नाम पता तो करो कि रियल केसर कितने में मिलता है, कि एक्चुअल या कॉस्ट कितनी है। शुद्ध देसी घी से बना हुआ। शुद्ध देसी घी अपने देश में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं, घी के अराउंड भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, बट सर इंग्रेडिएंट देखते नहीं और हम सिर्फ उसका लेबल देख के ले लेते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? तो दो तीन चीज़ें इसमें हैं। पहली बात तो
हम पैसा बचाने की ट्राई करते हैं, और पैसा हम सबसे ज़्यादा कहाँ बचाते हैं? अपनी हेल्थ पे ही सबसे ज़्यादा पैसा बचाने की ट्राई करते हैं। आज हमें मूवी देखने जाना है, हम 1000 रुपये 2000 रुपये खर्च करके आ जाएंगे, पॉपकॉर्न खा के आ जाएंगे, दूसरे 1000 रुपये के पॉपकॉर्न खा लेंगे, वहाँ पे कुछ खा और खर्चा करके आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स लेने की बात आती है या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ लेने की बात आती है, हम दो चीज़ हाथ में लेके देखते हैं कि भाई ये 100 रुपये सस्ती है तो ये चीज़ लेते हैं, ये चीज़ क्यों लें? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इंग्रेडिएंट्स हम कभी पढ़ते नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर लिविंग ए फास्ट लाइफ, सो हम इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते। इनफैक्ट एक टीवी में सीरीज़ आती है विच फोकसेस ऑन सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स एंड कंपनीज विच आर ट्राइंग टू कम अप। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले वो एक देख रहा था, तो उसमें एक कंपनी आई विच सेल्स ऑल नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी केमिकल नहीं है। जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने शुरू किए तो उसमें एक नहीं 2 केमिकल्स उसमें मिलाए हुए थे। तो यू हैव टू रीड द इंग्रेडिएंट्स बाय योरसेल्फ। कोई भी चीज़ अगर मार्केट से लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलिए कि इट वुड नॉट बी 100% प्योर। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलाया गया होगा, क्योंकि वो लोग भी तो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। बट ट्राई टू एसर्टेन दैट इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। भ्रामक एड्स पे मत जाइए, डिसेप्टिव एड्स। कंप्लीट नेचुरल, कंप्लीट ऑर्गेनिक। पहले खुद की तसल्ली कीजिए कि एक्चुअल में ये जो बोल रहे हैं वो चीज़ इसमें है या इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। Absolutely. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, yes. When you want to have healthy, तो हेल्दी के लिए कुछ थोड़ी बहुत कॉस्ट भी लगेगी। बिल्कुल। आप सस्ता भी ढूंढ रहे हो और बेस्ट भी ढूंढ रहे हो तो काफ़ी चीज़ें मैच नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सस्ता फूड अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। ये महंगा हमने बनाया है बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो प्योर अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत कॉस्ट आपको डालना पड़ेगा। भ्रामक ऐड वो प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए। आज बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो उसमें प्योरिटी का अवेलेबिलिटी बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। देर आर पीपल, देर आर ब्रांड्स विच आर गिविंग ऑर्गेनिक हेल्दी प्रोडक्ट्स, बट आपको वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर सस्ता है और इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे तो यू माइट गेट इनटू अ ट्रैप। एंडिंग दिस सेक्शन एंड आई वुड वांट टू नो सर कि जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या सप्लीमेंट्स भी अनहेल्दी हो सकते हैं? यस, कोई भी चीज़, इवन सप्लीमेंट्स भी, यदि ज़्यादा मात्रा में ली जाए, जितना आपको बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर बाद में अपने साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। देयर इज़ साइंटिफिक एविडेंस फॉर दैट। बट कोई भी दवाई लेने से पहले उसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल और एडवर्स इफ़ेक्ट प्रोफाइल समझना ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि सिंपल एसिडिटी की जो दवाइयाँ होती हैं, जो फार्मेसी में जाके हम बोलते हैं कि एसिडिटी नहीं दवा आप ही दो, गैस्ट्राइटिस से उठाए जाए, वो दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं यदि उनको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, लंबे टाइम तक लिया जाए तो। इसीलिए कोई भी दवाई यदि आप ले रहे हैं विच इज़ नॉट अ रूटीन मेडिसिन, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके, कंसल्ट करके, उसका साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स समझ के, क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स जब हो तो हमें उस दवाई को रोकना है और डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये सब समझ के फिर वो दवाई लेना चाहिए। राइट, यानी कहीं पे भी कुछ भी चीज़ ऐसे ही हमने कि भाई ये तो निर्दोष चीज़ है, पर आप एडवाइस नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। Yes. हर एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर आर ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या मॉडर्न मेडिसिन हो, आपको उसके कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रहता है। कुछ भी लोगे तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा, Yes. या तो वो हेल्दी करेगा या तो अनहेल्दी करेगा। सो सर, ये ज़माना सॉफ्ट ड्रिंक्स का है, हेल्दी ड्रिंक्स का है, ये सारी ड्रिंक्स है। हम कोई ब्रांड को नहीं लेते हैं इसके अंदर, बट तो ये सब ड्रिंक्स जो है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आज मार्केट में कोई भी ड्रिंक अवेलेबल हो, ड्रिंक क्या, कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसमें शुगर ऐड नहीं किया गया हो। इवन जो जूसेस अवेलेबल होते हैं वो भी शुगर ही होते हैं, शुगर ऐड करके दिए जाते हैं, राइट, पैकेज जूसेस जो होते हैं। सो पहले तो नुकसान आपका वहीं से शुरू हो जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स दे आर सो स्वीट, मतलब आप लोगे इतना मीठा लगता है, उससे आपको किक आता है, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज़, और उनको स्वीट बनाने के लिए कितना शुगर यूज़ किया जाता है, ठीक है।
सो सबसे पहला तो वही चीज़ आपको शरीर को नुकसान पहुंचा देता है. शुगर नहीं होगा तो सॉल्ट होगा, सॉल्टी ड्रिंक्स होते हैं. सॉल्ट इज ऑल्सो, एक्सेस सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर लिवर. एक्सेस शुगर, एक्सेस सॉल्ट, नन ऑफ दीज आर गुड फॉर योर लिवर. राइट. सो पहली चीज़ तो वहीं से कहानी शुरू हो जाती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि शुगरी एंड सॉल्टी ड्रिंक्स जो होते हैं वही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. उसके अलावा जो दूसरे केमिकल्स उनमें मिलाए जाते हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं, ऐसी तो कलर्स अपने आप नहीं आते ना, कलर्स मिलाने पड़ते हैं तभी तो कलर्स आते हैं उनके. तो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो कहाँ कहाँ जाके आपके शरीर को किन किन ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं. तो इसीलिए नो, दे आर नॉट हेल्दी इवन इफ दे आर बीइंग पैकेज एज हेल्दी ड्रिंक्स. एंड सेकेंड इज कि यदि आप उसको लेते भी हैं तो एक लिमिट में लीजिए. ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी है तो रोज़ हम लेंगे तो हमारा लिवर बिल्कुल हेल्दी रहेगा, ऐसा नहीं है. यदि आप अमृत को भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा. सो एनीथिंग दैट यू टेक शुड बी इन मॉडरेशन. यानी वो एक श्लोक था, अति वर्जति. यस. यानी कुछ भी ज्यादा करेंगे, कुछ भी ज्यादा मात्रा में करेंगे तो वो आपको हार्म कर सकता है. वो कोई भी हो, टीवी ज्यादा देखो, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखो, खाना ज्यादा खाओ, अपने हिसाब से जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे तो बेटर है. सो दिस इज व्हाट इट इज. अब आते हैं सर बात पे, वो आती है सोशल ड्रिंकिंग. भले गुजरात तो ड्राई स्टेट है और अभी वी आर ऑल्सो इन अ प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स. बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है. बट सर ये सोशल ड्रिंकिंग का फिनोमिना है कि बस एक ड्रिंक, दो ड्रिंक, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जहाँ हमारे लिवर पे इतनी जगहों से हमला हो रहा है, ठीक है, फूड से हमला हो रहा है, ड्रिंक से हमला हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से अटैक हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसकी वजह से अटैक हो रहा है, वहाँ पे आप यदि अल्कोहल की बात करें फ्रॉम द लिवर पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड से नो ड्रिंकिंग इज़ सेफ फॉर अल्कोहल. बहुत से डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि इतना ml तक सेफ़ है या इतना ml आप ले सकते हैं, सेफ़ है. लेकिन जब आप ये बात बोलते हैं तो यू फॉरगेट दैट यू हैव टू कंसिडर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट, यू कैनॉट से इट एज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि इतना अल्कोहल सेफ़ है. इतना अल्कोहल सेफ़ है यदि आपका लिवर कहीं और तरीके से अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप चाहते ना चाहते हुए भी आपका कहीं ना कहीं लिवर पे बर्डन आ ही रहा है. उसमें आप थोड़ा बहुत भी यदि अल्कोहल ले रहे हैं, दैट अल्कोहल विल डेफिनेटली डैमेज योर लिवर. पहली चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़ ये हो गई कि व्हेन यू स्टार्ट टू ड्रिंक, यू मे स्टार्ट विथ स्मॉल, कभी कभार लिया, सोशल ड्रिंकिंग लिया, लेकिन जब वो एक्सेस मिल जाता है, जब उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाता है, यू फील रिलैक्स्ड एंड यू नो वट एवर बेनिफिट्स यू माइट बी गेटिंग, तो वो स्मॉल ड्रिंकिंग से लार्ज ड्रिंकिंग कब होता है, वी नेवर नो, एंड दैट accelerates your liver failure. So yes, if you ask me from the liver point of view, how much drinking is safe, I would say no drinking is safe for your liver. Please try to avoid it as far as possible. राइट. और उसके अंदर सर हेरिडिटरी और आपकी बॉडी टाइप और ये सब चीज़ों से भी किसी को शायद, ऐसा मैंने कहीं देखा था कि विमेन्स ड्रिंकिंग इज मोर इम्पैक्टफुल देन अ मेल ड्रिंकिंग. हाउ मच Yeah. इज द ट्रुथ in this? So called safe drinking limits are on the lower side when it compares to men. But देखो, ये चीज़ पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा लिवर ड्रिंकिंग को झेल जाएगा, कौन सा लिवर नहीं. एंड एनी लिवर व्हेन यू ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स गोइंग टू गिव अवे. ठीक है, तो ये रिस्क क्या आप लेना चाहेंगे, ये क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जानने का कि आपका लिवर रेजिलेंट है या नहीं है, आपका लिवर अल्कोहल को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता. इज नो वे टू फाइंड इट आउट. वाई डू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क, बिकॉज दैट रिस्क इज अबाउट योर लाइफ एंड डेथ. बेटर टू अवॉइड इट, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं है कि उसके बगैर हम रह ना सके, वेदर इट इज़ मेल्स और वेदर इट इज़ फीमेल्स. वाई डू वी वॉन्ट टू इंडल्ज इन सम एक्टिविटी विच कैन बी हार्मफुल टू योर लिवर. राइट सर. आगे जाते हुए एडिक्शन की बात करेंगे. जैसे हमने अल्कोहल की बात की, तो अल्कोहल कैसे लिवर को हर्ट करता है? सो अल्कोहल बेसिकली जब आप लेते हैं तो एज आई सेड इन द फर्स्ट पार्ट कि लिवर इज़ अ डिटॉक्स ऑर्गन. तो वो जितनी चीज़ें हमारे शरीर में आती है उनको कन्वर्ट करता है दूसरे केमिकल्स में. तो जब आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एसिटाल्डिहाइड में लिवर,
और जो एसिटाल्डिहाइड है जब वो जमा होना शुरू होता है तो वो लिवर को डैमेज पहुंचाता है. दिस इज हाउ अल्कोहल एक्चुअली डैमेजेस योर लिवर. ओके ओके. तो ये अभी थोड़ा हम सीरियस टॉपिक्स पे जा रहे हैं, बट उसके बीच में ये अल्कोहल के बाद में स्मोकिंग एक आ गया. तो स्मोकिंग और लिवर डिजीज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? स्मोकिंग का लिवर डिजीज पे जनरली कोई इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट नहीं है, बट स्मोकिंग कॉजेज ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर्स प्लस नॉन कैंसरस कंडीशंस लाइक पैनक्रेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, सीओपीडी, अस्थमा. तो ये सारी चीज़ें कैंसर्स एंड नॉन कैंसर्स बहुत सारी चीज़ें करता है और वो पूरे शरीर को इम्पैक्ट करता है. राइट. So it is not good, although it might not harm the liver directly, but it is not good for your body. Right. I would want to say to the viewers that please do not consume anything in extreme quantities, and also addiction is a very big problem. So take help of your family. Try to bring a change in you. It is good for you and your family. And to the people on the part of the family, the men or the people who are addicted, they will never say that they want to quit. बट अंदर से तो उनको भी पता है कि इसमें से मुझे छूटना है. तो ये जो सिचुएशन है, ये catch-22 सिचुएशन है. घर वाले बोलते हैं छोड़ दो, कुछ घर में तो सोशली एक्सेप्टेबल भी हो जाता है. बहुत सारी आदतें सोशली एक्सेप्टेबल है और वो हर एक समाज की अलग अलग है. तो ये सारी चीज़ों में डी एडिक्शन पे काम करे, हेल्थ पे ध्यान दे. कोई प्रॉब्लम या बीमारी बोल के नहीं आएगी. बिकॉज ही इज़ अ ब्रेड अर्नर, because someone is an influential member of the family, does not mean that his health will not impact the family. क्योंकि हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो फैमिली को कहाँ से कहाँ ला सकती है. आज की बीमारियों की दवाइयाँ कितनी महंगी है, आप ही जानते सर. यू आर ट्रीटिंग, भले हम एडवांस हो गए हैं पर खर्चा तो है. बहुत सारे लोग, आपको भी पता होगा, पॉलिसी नहीं होती सर. ये हेल्थ पॉलिसी के लिए एक लोग इंश्योरेंस करवा देते हैं, पर हेल्थ पॉलिसी लेने के अंदर चूक जाते हैं. क्या आपको भी ऐसे कुछ ऐसे पेशेंट्स आपको आए कि जिनको पॉलिसी नहीं थी, दे वर कमिंग फ्रॉम अ वेरी इकोनॉमिकल पुअर बैकग्राउंड या वेल टू डू फैमिली में भी उनके लाखों का खर्चा हो गया? वैसे सिचुएशंस आपने देखे हैं सर? अक्सर आते हैं ऐसे पेशेंट्स. और सैड पार्ट कहाँ होता है, जहाँ पे पॉलिसी इंश्योरेंस ना हो, जहाँ पे पैसा भी ना हो और उसकी वजह से पेशेंट्स अब ट्रीटमेंट ना ले पाए. सो दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट कि आते हैं, नो डाउट खर्चा भी होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग पेशेंट्स का ऐसा होता है जिनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके नॉर्मल नहीं हो पाते. राइट राइट. यानी ऐसा माना जाए कि हेल्थ पॉलिसी अच्छे लोगों के पास से आप एडवाइस लेके हेल्थ पॉलिसी करवाइए. इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली. जब मेडिकल चीज़ ऐसी है कि इसमें कुछ अवॉइड नहीं कर पाते. yes. लोगों के घर बिकते हैं, लोगों की कमाई हुई 20-20, 30-30 साल के पैसे लग जाते हैं. बहुत बहुत दुख होता है. और बहुत सारी बात मेल मेंबर जो है वो अवॉइड भी करता है कि भाई मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो वही वजह से पॉलिसी नहीं होना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर द पीपल टू मेक श्योर दैट क्या चीज़ें होनी चाहिए? मे बी यू आर नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, पर आपने जो प्रॉब्लम्स देखे होंगे, बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि यदि आप ये सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है तो वो एक भ्रम है आपका. आज के ज़माने में बीमारियों का होना काफ़ी कॉमन है. आप भले ही हेल्दी लाइफस्टाइल और सब कुछ हेल्दी आप कर रहे हैं, लेकिन जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनसे आप कहाँ बच के जाओगे. दूसरी चीज़ कि जब हमें पता है कि बीमारियां आने वाली, और ये शरीर है, शरीर में बीमारियां लगना नॉर्मल चीज़ है. हमारे पास कई बार 60 ईयर्स 50 ईयर्स के पेशेंट्स आते हैं, સાહેબ આજ સુધી એક કઈ દવા લીધી નથી જિંદગીમાં, ડૉક્ટરનું મોઢું પણ નથી જોયું, लेकिन लीवर फेल हो गया एकदम से. बिकॉज इट्स ए ह्यूमन बॉडी. मशीन में जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वैसे शरीर में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एंड विथ द इंक्रीजिंग हेल्थ कॉस्ट,
जहाँ आपके ट्रीटमेंट के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी टू हैव अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर अनटूवर्ड इवेंट। जब कोई ऐसी इवेंट आए, अनफॉर्चुनेट इवेंट आए, तो उसके लिए फाइनेंशियली हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि पैसा हमारे पास रहेगा तो हम अच्छे ट्रीटमेंट और ईजीली हमें ट्रीटमेंट मिल सकता है, स्मूथली मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पॉसिबल नहीं भी हो पाता। तो ऐसे सूरत में फाइनेंशियली हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। जैसे इंडिया में हेल्थ स्टैंडर्ड्स काफ़ी बेटर है, डिस्पाइट वी आर अ वेरी पॉपुलस नेशन। इंडिया के अंदर आपको छोटी छोटी ट्रीटमेंट के लिए भी 6-6 महीने 3-3 महीने का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे अभी कनाडा में केस हुआ था, बंदे को हार्ट अटैक आया, उसको बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वो गुजर गए। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं कि पूरी दुनिया से लोग इंडिया में आज आ रहे हैं। आप जो हॉस्पिटल में, शेल्बी हॉस्पिटल में आप जहाँ सर्व कर रहे हैं एज अ डॉक्टर सिंस अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो सर ऐसी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आके दवाइयाँ कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न है सर? इंडिया में लोग क्यों आते हैं बाहर से? मेनली फॉर 3 रीजंस। जैसा आपने बताया, पहला रीज़न तो कि यहाँ ट्रीटमेंट फास्ट मिलता है। वहाँ मैनी कंट्रीज़, आई वुड नॉट नेम देम, बट ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ स्पेशलिस्ट तक पहुँचने के लिए आपको कई महीने लग जाते हैं। यू हैव टू गो थ्रू नर्स, दैन जनरल फिजिशियन, दैन probably a broad specialist, then a super specialist. यहाँ इंडिया में सुपर स्पेशलिस्ट आपको फर्स्ट वो स्टेप पे ही अवेलेबल हो सकते हैं। तो पहली बात तो ट्रीटमेंट फास्ट मिलती है। सर्जरीज़ के लिए वेटिंग पीरियड नहीं होता वहाँ पे। सर्जरीज़ के लिए लोगों को, इवन द सर्जरीज विच आर लाइफ सेविंग, उसके लिए भी महीनों महीनों तक उन्हें वेट करना पड़ता है। जब उनका टर्न आता है तब उनकी सर्जरी होती है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न। थर्ड रीज़न इज़ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर, भले ही हम अक्सर डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, बट स्टिल यू विल बी सरप्राइज कि कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ इट इज़ फार 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 चीपर कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। वहाँ पे जो कॉस्ट आते हैं उसके कंपैरिजन में हमारे कॉस्ट काफ़ी कम होते हैं। एंड द थर्ड थिंग वुड बी कि एक्सपर्टीज़। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रांसप्लांट्स, सो ट्रांसप्लांट्स में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स जो होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, सो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स में इंडिया की एक्सपर्टीज़ है। इंडिया में वॉल्यूम्स हैं, इंडिया में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है। सो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स के लिए विदेशों से पेशेंट्स यहाँ पे आके ट्रांसप्लांट कराते हैं। राइट, सो दीज आर द 3 और 4 रीजंस कि क्यों हमारे यहाँ बाहर से पेशेंट्स इतने सारे आते हैं। राइट। तो अभी आगे बढ़ते हुए वेरी कॉमन डिजीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई जो आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम होता है। फैटी लिवर की हमने डिटेल में बात की, अभी हम बात करेंगे जॉन्डिस। सर जॉन्डिस क्या होता है? क्योंकि लोगों को क्या है कि वो पी लिया कि भाई ये तो कॉमन है, जिंदगी में एक दो बार तो होगा ही, पर जॉन्डिस क्यों होता है? और जॉन्डिस से क्या, अगर ध्यान नहीं रखा गया तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सो जॉन्डिस जो बेसिकली कॉमनली हमारे देश में जो होता है, वो अक्सर कोई ना कोई प्रकार के हिपेटाइटिस की वजह से होता है, विच इज़ द प्रोबेबली वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज फॉर जॉन्डिस इन इंडिया। और अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, जॉन्डिस होता है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, मतलब बाकी जगहों पे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे ढूंढने जाते हैं उस आदमी को जिसको झाड़ फूँक करना आता हो। ठीक है, उसे पकड़ के उसे झाड़ फूँक कराएंगे, फिर वो शुगर केन का जूस पिलाना शुरू करते हैं, गले में वो लंबी सी माला पहना देते हैं। एंड दीज आर द वेज वी ट्रीट जॉन्डिस इन आवर कंट्री, विच इज़ प्रोबेबली नॉट द राइट वे टू ट्रीट जॉन्डिस। जॉन्डिस कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एनी जॉन्डिस इज़ एबनॉर्मल, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर जॉन्डिस होता है, चाहे शुरुआती 2 या 3 पॉइंट्स हो या 4 पॉइंट्स बिलिरुबिन हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। यू शुड नॉट ट्राई टू ट्रीट इट एट होम विदाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तसल्ली करना ज़रूरी है कि इट इज़ हेपेटाइटिस और समथिंग एल्स, इसकी कोई एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसी वजह से है और ये ठीक हो जाएगा अपने आप। अच्छी बात है, अपने आप ठीक हो जाता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत से कारण ऐसे भी होते हैं जिनमें जब जॉन्डिस होता है, तो यदि उसको सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया
सीरियस कॉम्प्लिकेशंस विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और कई बार जब तक हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तब तक पेशेंट इतना सीरियस हो जाता है कि आगे कुछ करने का ऑप्शन नहीं पड़ता है। यानी ऐसा हो सकता है कि जॉन्डिस हुआ और कुछ ही टाइम के अंदर, बहुत शॉर्ट टाइम में, वो एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच सकता है। यस, वेरी डिजास्टर्स कंडीशन जिसको मैं बोलूँगा, ये जिसको मैं एक बहुत अच्छा फ्रेज उसके लिए यूज़ करता हूँ, हिपेटिक कैटास्ट्रोफे, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। वाई कैटास्ट्रोफे? बिकॉज वन, कि कैटास्ट्रोफे जैसा होता है ना, एकदम सीरियस कोई तूफान आता है ज़िंदगी में, तो उसी स्पीड से वो चीज़ आती है। टू, और उतनी ही लाइफ थ्रेटनिंग वो होती है। क्या होता है एक्यूट लिवर फेलियर? कि आपको कोई लिवर की बीमारी की हिस्ट्री नहीं है, आपको आज तक कभी लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अपने रूटीन चेकअप्स भी कराएं उसमें भी लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ऐसी कोई आपको बीमारी हुई, जैसे कि कोई डेंगू फीवर हुआ, कोई वायरल इलनेस हुआ, या हिपेटाइटिस ए या हिपेटाइटिस ई हुआ, जो नॉर्मली यदि देखा जाए तो अक्सर लोगों को होता है, चला जाता है 15 दिन 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में जॉन्डिस कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन बीमारियों में लिवर में इतना ज़्यादा सेल डैमेज होता है, सेल जिसको मेडिकल भाषा में नेक्रोसिस कहते हैं, इतना ज़्यादा नेक्रोसिस होता है कि लिवर एकदम से फेल हो जाता है। और जैसा हमने आगे समझा कि लिवर हमारी बॉडी का इंजन है, जब लिवर फेल होता है तो उसके साथ साथ बॉडी का पूरा सिस्टम एक एक करके फेल होना शुरू हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्यूट लिवर फेलियर। कि जो लिवर एकदम ठीक था उसको इतना ज़्यादा डैमेज हुआ किसी बीमारी की वजह से कि वो लिवर एकदम से फेल हो गया। और अक्सर इस कंडीशंस में क्या होता है, जॉन्डिस होता है, उसके कुछ दिनों के बाद पेशेंट का एमोनिया बढ़ता है और ये उसका जो सेंसोरियम है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। ही डज़ नॉट रियलाइज व्हाट टाइम इट इज़, व्हाट डे इट इज़, और अगर वहाँ पे भी ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके कोमा में चला जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्यूट लिवर फेलियर। राइट। यानी आप आ, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने जॉन्डिस, कमला, पीलिया, उसमें अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस आ सकती है, और साथ साथ में बहुत सारी जगह पे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये तो रूटीन चीज़ है, और बहुत सारी बातें हैं। सो क्या सर, ये सही में जॉन्डिस में से कितने केसेस सीरियस हो सकते हैं? स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस सीरियस हो सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला कि यदि कंफर्म हुआ कि ये हिपेटाइटिस है, वायरल हिपेटाइटिस है, तो चांसेस हैं कि आप नॉर्मली आप इसमें से रिकवर हो जाएंगे अगर वो हिपेटाइटिस ए या ई है। लेकिन उसमें से भी एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स होता है जो जैसे मैंने बताया एक्यूट लिवर फेलियर में जाता है। जॉन्डिस और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, हम्म। अल्कोहल लिया आपने, ले रहे हो आप काफ़ी टाइम से, अल्कोहल का बिंज लिया, एक साथ बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिया और लिवर एकदम से बैठ गया, दैट इज़ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अगेन दैट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी टाइम तक, और यदि वो रिवर्स नहीं हुआ और अगर लिवर फेलियर में गया तो आगे जाके आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दूसरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी, उसमें यदि जॉन्डिस हुआ तो दैट इज़ अ साइन कि आपका लिवर फेल हो रहा है, लिवर ख़त्म हो रहा है, और ऐसी कंडीशंस में भी आगे जाके आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और भी जो रीजंस होते हैं जो लेस कॉमन होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस होता है, विल्सन्स हिपेटाइटिस होता है, तो ये और ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें भी जॉन्डिस हो सकता है। एंड हमें जब तक हम रिपोर्ट्स नहीं कराते तब तक हमें नहीं पता चलता कि इट इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, अंदर बहुत कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप है। इसलिए जब जॉन्डिस होता है इसीलिए डॉक्टर्स को दिखा के और उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके रिपोर्ट्स कराना बहुत ज़रूरी है कि जॉन्डिस किस वजह से हुआ है। राइट। अभी एक जॉन्डिस का एक आखिरी सवाल, कि सर जॉन्डिस अगर होता है तो कौन सी रिपोर्ट साथ में करवा लेनी चाहिए? आप एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, जॉन्डिस कंफर्म होता है, आप डॉक्टर के पास जाइए वो रिपोर्ट्स लेके, एंड गेट योर सेल्फ treated or further evaluated on the basis of that report. राइट। यानी एक प्रिवेंटिव मेजर में कि भाई,
एक लाइन आई वुड लाइक टू ऐड या टू द प्रीवियस कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। ये जो मैंने बताया जॉन्डिस के जो कॉजेज जो बताया, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट इग्नोर्ड नेग्लेक्टेड कॉज होता है, वो होता है कैंसर्स। बहुत से कैंसर्स ऐसे होते हैं जो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट होते हैं। आगे आपको कोई सिम्टम्स, कोई साइंस नहीं होते, जैसे कि पैनक्रियास का कैंसर है, बाइल डक्ट का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है। तो कई बार उनका इंडेक्स प्रेजेंटेशन, यानी पहला जो प्रेजेंटेशन होता है, वो जॉन्डिस के साथ होता है। और जब उसको हम फर्दर इवेल्युएट करते हैं तब हमें पता चलता है कि अंडरलाइंग कैंसर है। और इनमें से बहुत सारे कैंसर्स यदि सही स्टेज पे डायग्नोस किया जाए तो दे कैन बी कम्प्लीटली क्यूरेबल। तो इसलिए जॉन्डिस में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। सर, आगे लीवर फेलियर और उसके बारे में हम जो बात करेंगे, उसके पहले मैं पूछना चाहूँगा सर, बहुत सारी बातें ऐसी है कि हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। तो एक तो क्या हेपेटाइटिस एक ही टाइप का है या मल्टीपल टाइप के हैं, और किस वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, और हेपेटाइटिस है क्या, उससे शुरू करते हैं सर। तो हेपेटाइटिस इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, हिप्पा एंड आइटिस, ठीक है। हिप्पा मीन्स रिलेटेड टू लिवर, राइट। और आइटिस यानी मेडिकल लैंग्वेज में जब आइटिस ऐड होता है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू सम इन्फ्लामेशन, या सामान्य भाषा में बोले तो कुछ सूजन, उससे रिलेटेड होता है। तो हेपेटाइटिस यानी लिवर के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है और सूजन आती है, उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस के बहुत से रीजंस होते हैं। कॉमन रीजंस में वायरल हेपेटाइटिस होता है, उसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, विल्सन्स हेपेटाइटिस होता है। तो ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं। इवन फैटी लिवर, जो फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर जो इनिशियल स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं एनएफएलडी, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसके बाद का जो स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं नैश। नैश इज अगेन व्हाट, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हिपेटाइटिस। तो फैटी लिवर में भी हिपेटाइटिस होता है। सो इस तरह से हिपेटाइटिस बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। राइट, राइट। यानी फैटी लिवर में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और सर, हेपेटाइटिस का प्रिवेंशन के कौन से तरीके हैं, क्योंकि बहुत सारे हेपेटाइटिस है, तो कैसे कौन सा प्रिवेंट किया जाए। तो सबसे कॉमन जो होता है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस यूजुअली 5 वायरसेस की वजह से होता है, जिसमें इंडिया में मेनली 4 टाइप के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। हेपेटाइटिस डी इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं है। ये 4 वायरसेस हेपेटाइटिस क्रिएट करते हैं। चारों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट आर डिफरेंट। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दो वायरस जनरली कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड, इनसे फैलता है। बाहर का जो स्ट्रीट फूड्स होता है तो उसमें अगर कोई कॉन्टेमिनेटेड वाटर आ गया या कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड इंग्रेडिएंट आ गया तो उससे फैलता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड या कॉन्टेमिनेटेड या अनसेफ सेक्स, या इट कैन स्प्रेड फ्रॉम ए प्रेग्नेंट मदर टू द चाइल्ड। तो ये 3 तरीकों से हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। तो जैसे तरीके अलग हैं फैलने के, वैसे ही उनके प्रिवेंशन के रास्ते भी अलग हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बाहर हाइजीनिक फूड और हाइजीनिक वाटर लीजिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिससे हेपेटाइटिस ए को आप लाइफ टाइम प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट करने के लिए जो सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेफ सर्जिकल प्रैक्टिसेस एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, इससे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिससे आप हेपेटाइटिस बी से लाइफ टाइम प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में मैं जो ऑडियंस है उनसे एक अपील करूंगा कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन यदि आप लोगों ने नहीं ली है, खास करके जो ओल्डर जनरेशन्स हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड किया है। जो पहले की जनरेशन थी उनको बचपन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं मिली है। तो यदि आप लोगों ने नहीं ली है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लीजिए, और अपने फैमिली में भी जो ओल्डर पीपल हैं उनको दिलवाइए, जिससे हेपेटाइटिस बी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। राइट, राइट। सो जो प्रेग्नेंट मदर अगर यदि उसको हेपेटाइटिस बी या सी है तो उनको अर्ली डायग्नोसिस करके और उनको ट्रीटमेंट उस समय शुरू किया जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, जिससे कि जो फीटस है, जो बेबी आने वाला है, उसको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन ना लगे। राइट सर, ऐसा एक कहीं पे था कि
सिर्फ मदर से ही चाइल्ड को प्रॉब्लम हो सकता है कि फादर से भी चाइल्ड को, यानी बिफोर अगर फादर को है हेपेटाइटिस या कहीं से इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से वो मदर को भी लग सकता है, जैसे आपने सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस की बात करी, और फिर फादर से भी बच्चे को हो सकता है, नहीं? डायरेक्टली नहीं होता ट्रांसमिशन, लेकिन जैसा आपने बोला कि फादर से मदर को लग सकता है और मदर से फिर बच्चे को लग सकता है। तो यदि फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी आता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस बी या सी आता है तो इट इज़, और अगर हमें लग रहा है कि वो मदर से ट्रांसमिट हुआ है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट द सिबलिंग्स, फादर एंड ऑल द फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। राइट। और उसका सर क्या, डू यू थिंक दे, जैसे कुछ के तो वैक्सीन बताएं, पर उसका ट्रीटमेंट क्या सरल तरीके से अवेलेबल है, नहीं है? कौन कौन से हेपेटाइटिस का अवेलेबल है ट्रीटमेंट और किसका नहीं है? यस, सो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ई का जो है जनरली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ दिस कंडीशंस जो है कुछ दिनों के लिए रहती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, एंड जनरली पेशेंट्स गेट बेटर विद इन 15 और 30 डेज ऑफ द इन्फेक्शन। राइट। कुछ केसेस में जॉन्डिस थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है और बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें आगे जाके एक्यूट लिवर फेलियर भी हो सकता है। राइट। राइट। जो हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें हम, तो हेपेटाइटिस सी इज़ अगेन क्यूरेबल इन 99% ऑफ द पेशेंट्स नाउ। एक नई ड्रग्स जो मार्केट में आई है पिछले 10 साल से, दे कैन क्योर हेपेटाइटिस सी परमानेंटली। तो दैट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड स्टार्ट दैट ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस बी जो है उसकी ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, बट दे मे नॉट बी इफेक्टिव इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, बट दे कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द वायरस रेप्लिकेशन सो दैट कि वो वायरस आपके लिवर को ज़्यादा डैमेज ना करे। राइट। 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 और सर, अभी ये सिचुएशन में अगर हमने सही कंट्रोलिंग मेजर नहीं हुए तो फिर क्या हो सकता है? सो हेपेटाइटिस बी और सी यदि सही टाइम पे कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे जाके लिवर सिरोसिस हो सकता है। लिवर सिरोसिस यानी लिवर का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है और आगे जाके लिवर ट्रांसप्लांट की फिर ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा लिवर कैंसर्स भी हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी में, खास करके सिरोसिस ना हो लेकिन डायरेक्टली लिवर कैंसर भी उसमें हो सकता है। तो इसलिए इनको सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे आपने बताया कि लिवर का शेप बदलना चालू हो जाता है, तो वो क्यों होता है सर? सो जैसा हम सब जानते हैं कि लिवर रीजनरेट होता है, लिवर एक ऐसा अद्भुत ऑर्गन है कि जितनी बार वो डैमेज होता है उतनी बार रीजनरेट होता है। पर जब वो कंटिन्यूस बार बार डैमेज होता है किसी भी वजह से, चाहे वो अल्कोहल हो या वायरस हो या फैट हो, तो इट स्टार्ट्स रीजनरेटिंग विथ फाइब्रोसिस। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लिवर के सेल्स के आसपास फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। जब वहाँ पे भी गाड़ी अटकती नहीं है तो फिर आगे जाके स्कारिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और लिवर के सेल्स लिवर स्कार्ड होना शुरू हो जाता है। और स्कार की वजह से क्या होता है कि लिवर हार्ड होना शुरू हो जाता है। हमारे कहीं पे हाथ में कोई चोट लगे, जब उसमें स्कार बनता है तो हम देखते हैं कि वो स्किन थोड़ी सी खिंच जाती है एंड ओवर द टाइम इट बिकम्स हार्ड ऑल्सो। तो वैसे ही लिवर भी हार्ड होना शुरू हो जाता है। और जो लिवर जो पहले सॉफ्ट था, प्लायबल था, वो जब हार्ड हो जाता है तो धीरे धीरे लिवर का फंक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में लिवर की साइज़ शुरू में बढ़ती है, फिर धीरे धीरे साइज़ कम होती है, बट द एंड रिजल्ट इज़ दैट लिवर स्टार्ट श्रिंकिंग, लिवर का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है एंड दैट इज़ द एंड स्टेज लिवर डिजीज। राइट। राइट। और सर, ये जो सिचुएशन है लिवर सिरोसिस का, सबसे पहले फैटी लिवर होता है, फिर धीरे धीरे स्टेज के बाय स्टेज हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई अलग अलग रीजन से भी होता है कि सीधा लिवर सिरोसिस वाला स्टेज आ गया। डू यू थिंक फैटी लिवर के बाद ही लिवर सिरोसिस का स्टेज आता है कि इन बिटवीन भी कभी? यूजुअली सिरोसिस कम्स इन स्टेजेस। सो पहले फैटी लिवर होता है, फिर फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है। जी। अप टिल फाइब्रोसिस इट कैन बी रिवर्स्ड, liver can become completely normal if you treat it, if you take proper measures. जब cirrhosis होता है तो that is an irreversible change in the liver structure, and in that situation most of the cases cannot reverse back to normal. बराबर सर, उसमें ट्रांसप्लांट हो सकता है कि ट्रांसप्लांट भी कुछ स्टेज के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है? नहीं, ट्रांसप्लांट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है।
जब एडवांस लिवर सिरोसिस होता है तब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, एंड ट्रांसप्लांट कैन क्योर द सिरोसिस इफ़ डन इन एट द करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम, टाइमिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट वेरी थिंग। इंपॉर्टेंट। जैसे फैटी लिवर को, सर आपने कभी ऐसे केसेस, आई एम श्योर काफ़ी केसेस आप देखते हैं, तो सर फैटी लिवर को कैसे रिवर्स किया जाता है? फैटी लिवर को, जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो उसका रिवर्सल का जो की है वो भी उसी में छुपा हुआ है जो उसका फैटी लिवर का रीज़न कारण होता है। तो यू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू अडॉप्ट एन एक्टिव लाइफस्टाइल, you adopt healthy food habits, you go for regular exercises, आप अल्कोहल या दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस, बाहर का जंक फूड, इससे दूर रहिए। और जब फैटी लिवर थोड़ा सा एडवांस स्टेज में होता है, जैसे ग्रेड 2 या ग्रेड 3 होता है, तो बहुत सी मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प करती है इसको रिवर्स करने के लिए। राइट, और उसके अंदर भी कंट्रोल्ड तरीके से जो आप एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो दे यस, विल बी एबल टू दे आर हेल्प ऑल यू। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, तो आपको डॉक्टर्स को दिखा के ही वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। राइट, राइट। और सर क्या जैसे आपने बताया कि कोई तरीका है कि लिवर सिरोसिस तो रिवर्स हो सकता है, फाइब्रोसिस भी कुछ हद तक रिवर्स हो सकता है, कैन यू टेल मी? क्या? फाइब्रोसिस कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है। हम्म। सिरोसिस जब होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, यानी आप कहना ये चाहते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि फाइब्रोसिस रिवर्स हो सकता है, सिरोसिस एक स्टेज पे जैसे आ जाता है तो वो रिवर्सेबल नहीं होता है। सर कोई तरीका है कि हमें पहले से पता लग जाए कि ये कुछ ऐसा स्टेज पे आ रहा है, जैसे फैटी लिवर फंक्शन टेस्ट है, फिर उसके आगे की चीज़, जैसे अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चल जाए कि ये स्टेज तक आप पहुंच गए हो, रुक जाओ, ये खतरे की घंटी है, इसके आगे बहुत ही मुश्किल आने वाली है? या सो फाइब्रोसिस तक अनफॉर्चुनेटली कोई सिम्टम्स, कोई सीरियस साइंस नहीं आते हैं, और अक्सर लिवर सिरोसिस बहुत एडवांस स्टेट में डायग्नोज होता है। लेकिन कुछ ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि दिन भर थकान लगना। नॉर्मली हमारी लाइफ अभी तक सब कुछ ठीक था, कुछ महीनों से दिन भर थकावट महसूस होती रहती, बहुत सटल सिम्टम है। अक्सर हम ये बोलते हैं कि चलो वो थोड़ा काम बढ़ गया है, या वेदर चेंजेस, या इन सब चीज़ों की वजह से थकान ज़्यादा लगती है। इट कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ लिवर सिरोसिस। इसके अलावा भूख कम लगना, डाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाना, वेट लॉस होना शुरू हो जाना, आँखों में हल्का सा पीलापन आ जाना। हल्का सा पीलापन होता है, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि दिस मे बी ए ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। यूरिन एकदम पीला आना शुरू हो जाना। और कई बार तो डायग्नोसिस ऐसे भी होता है कि आपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया और आपके प्लेटलेट्स कम आए, नॉर्मल काउंट से कहीं ज़्यादा कम हो गए प्लेटलेट्स। तो ये भी अर्ली साइंस होते हैं लिवर सिरोसिस के। खुजली होना शरीर में, अदरवाइज आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ महीनों से पूरे शरीर में खुजली होनी शुरू हो गई है। सो दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ लिवर सिरोसिस। यदि ये साइंस आते हैं, इट इज़ बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड रूल आउट दैट यू आर नॉट हैविंग लिवर सिरोसिस। राइट सर, ऐसे कोई पेशेंट्स आपके पास आए कि जो राइट टाइम पे आप तक पहुंच गए हो, लास्ट स्टेज पे, डिफिकल्ट स्टेज पे तो आपने हैंडल किए ही होंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट राइट टाइम पे आ गया, कुछ नसीब से कुछ चमत्कार हो गया, ये टेस्ट कर रहे थे इसमें पता चल गया और आ गया और आपने गाइड किया हो? ऐसे अक्सर पेशेंट्स, जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यदि बताऊं, तो फैटी लिवर के पेशेंट्स बहुत से हमारे पास आते हैं, और जब तक वो फैटी लिवर होता है तब तक वो बहुत सीरियस होते हैं सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, ये करना है वो करना है, रिपोर्ट्स रेगुलरली कराते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे इवन गिव अप अल्कोहल ऑल्सो व्हेन दे स्टार्ट सीइंग कि अभी रिपोर्ट्स में गड़बड़ होना शुरू हो गया है, बॉस एल एफ टीज डिरेंज होना शुरू हो गया है, और इट्स बेटर टू कंट्रोल इट नाउ इनवर्ड्स। तो उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स रिवर्ट बैक भी हो जाते हैं। लेकिन इनमें से एक प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स ये भी होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी, इनफैक्ट सिरोसिस डायग्नोस होने के बाद भी लोग अल्कोहल नहीं छोड़ पाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए अल्कोहल बंद करते हैं, फिर बाद में वापस से लगता है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, फिर बाद में वापस से अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। एंड वन अनफॉर्चुनेट मॉर्निंग दे कम टू द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी विथ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग। तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फैटी लिवर डायग्नोस होने पे अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, फूड हैबिट्स चेंज कर देते हैं, और रिवर्ट बैक भी कर देते हैं कम्प्लीटली नॉर्मल।
लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उस चीज़ को नहीं कर पाते एंड देयर डिजीज एडवांसेस प्रोग्रेसेस एंड दे एंड अप इन लिवर ट्रांसप्लांट. राइट. सर कब तक, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को ट्रांसप्लांट हो सकता है, सर कब तक ट्रांसप्लांट को अवॉइड किया जा सकता है? ट्रांसप्लांट को आप अवॉइड तब तक कर सकते हैं जब तक आपको लिवर सिरोसिस की वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स आने शुरू नहीं हुए. तो अर्ली जब लिवर सिरोसिस होता है, जैसे आपने कुछ रिपोर्ट कराए, आपको पता चला लिवर सिरोसिस है, लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थकान और ये सब लग रही है, यू डोंट नीड ट्रांसप्लांट एट दैट स्टेज. ठीक है. या थोड़ा सा पैरों में सूजन है, आपने दवाई शुरू की, सूजन कम हो गई, ठीक हो गई, यू डोंट नीड ट्रांसप्लांट एट दैट स्टेज. ठीक है. कभी कभी पेट में थोड़ा पानी भरता है, आपने दवाई शुरू की, उससे पानी कम हो गया, ट्रांसप्लांट कैन स्टिल बी अवॉइडेड. So basically, to understand that, we have to understand that liver cirrhosis has two phases. One is compensation phase, another is decompensation phase. Compensation मतलब जैसा शब्द बोलता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी का लीवर उसको कंपेंसेट कर रहा है, ओवर ड्राइव में जाके सब कुछ संभाल रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है. दैट इज कंपेंसेशन फेज. और डीकम्पेंसेशन फेज यानी वो लीवर इनफ रिजर्व अब बचा नहीं है, लीवर का फंक्शन 30% जितना रह गया है या 20% जितना रह गया है, और सिम्टम्स अब सबसाइड नहीं हो रहे हैं. जॉन्डिस हुआ, दवाइयाँ चालू है, सब चालू है, लेकिन फिर भी बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा है, बिलिरुबिन ज़्यादा ही है. पेट में पानी भरा है, दवाइयाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी पेट में पानी कम नहीं हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टरी एसाइटिस. पैरों में सूजन आई, दवाइयाँ चल रही है, उसके बाद भी वो सूजन बढ़ती जा रही है. ठीक है. या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाए, जैसे कि एमोनिया बढ़ना शुरू हो जाए, पेशेंट हिपेटिक एनकेफेलोपैथी यानी सेंसोरियम लॉस, कोमा, इन सब चीज़ों में जाना शुरू हो जाए, सिवियर ब्लड इन वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाए एपिसोड्स. दैट इज़ डीकम्पेंसेशन फेज एंड कॉम्प्लिकेशन फेज. और लास्ट थिंग, जब लिवर सिरोसिस के अंदर कैंसर बन जाए, तो सिरोसिस का पेशेंट भले ही काफ़ी अच्छा हो, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है, बट एवरी फ्यू मंथ्स एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड और ट्यूमर मार्कर कराना जरूरी है, क्योंकि लिवर सिरोसिस इज़ अ प्रीकर्सर और रिस्क फैक्टर फॉर लिवर कैंसर्स. मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस में बात करूँ तो एक खुद डॉक्टर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, काफ़ी सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे, 55 ईयर्स के आसपास, 55 ईयर्स के आसपास एज रही होगी. उन्हें हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ था कुछ साल पहले. उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह ली, बट ऑलरेडी लिवर सिरोसिस हो चुका था. डिड नॉट हैव मच सिम्टम्स. 1 साल तक उन्होंने कोई रिपोर्ट्स नहीं कराए, कोई सोनोग्राफी नहीं कराई. 1 साल के बाद उनको अचानक ऐसा लगा कि उनका पेट फूल रहा है, और एक सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि लिवर में ऑलरेडी एक ट्यूमर आ चुका है, कैंसर आ चुका है. सो जब सोनोग्राफी कराई तो उसमें लिवर में ट्यूमर पता चला, और जब उसका आगे हमने इवेल्युएशन किया, स्टेजिंग किया, सीटी स्कैन किया, तो हमें पता चला कि वो ट्यूमर ऑलरेडी मेटास्टेटिक था. सो जस्ट बिकॉज 1 साल से उन्होंने कोई रिपोर्ट्स नहीं कराए थे, एंड द कैंसर वॉज डायग्नोस्ड, एंड इट वॉज डायग्नोस्ड इन एन एडवांस्ड नॉन क्यूरेटिव स्टेज, एंड वी कुड नॉट क्योर दैट पेशेंट, वी लॉस्ट दैट पेशेंट. सो इसीलिए ट्रांसप्लांट, we have to understand that liver cirrhosis is a risk factor for cancer. We should get regularly evaluated, और कहीं पे भी ऐसा डाउट लगे तो ट्रांसप्लांट हमें, दैट इज द अनदर वन मोर इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट. सर ये केस में ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाया? नहीं हो पाया क्योंकि कैंसर एडवांस्ड हो गया था, मेटास्टेटिक हो गया था, दूसरी जगहों पे फैल गया था ऑलरेडी. तो ट्रांसप्लांट का बेनिफिट तभी है जब तक ट्यूमर लिवर के अंदर कन्फाइंड है, एक अमुक साइज क्राइटेरिया और नंबर क्राइटेरिया में आता है, और कोई वास्कुलर इन्वेजन, मेजर वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें कैंसर नहीं गया हो, तभी आप ट्रांसप्लांट करके उस कैंसर को ठीक कर सकते हैं. राइट. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट? सो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको लिवर की ज़रूरत होती है, राइट. लिवर कहीं आपको फार्मेसी की दुकान पे या अमेज़ॉन की साइट पे या की फैक्ट्री में कहीं बनता नहीं है. लिवर हैज़ टू बी डोनेटेड. So you need the liver, and liver comes from two sources. One is cadaveric source, another is living donor. Cadaveric यानी कि मेडिकल भाषा में उसको डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी के रिलेटिव्स ब्रेन डेड हो गए,
उनका हार्ट काम कर रहा है एंड दे वांट टू डोनेट हिज ऑर्गन्स, तो ऐसी कंडीशन में उनका ऑर्गन जो हम डोनेशन में आता है उसको लेके और किसी पेशेंट को दे सकते हैं, दैट इज़ कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट यानी आपकी फैमिली में से कोई आपका फैमिली रिलेटिव, कोई आपका हितचिंतक आपके परिवार का, वो आपको लीवर का एक भाग आपको डोनेट करे, दैट इज़ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। राइट, राइट। और सर ये ट्रांसप्लांट के क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे होता है कि भाई मैच ढूंढा जाता है, क्या तरीके होते हैं इसके प्रोसेस में ट्रांसप्लांट के लिए, कि या लंबा वेट पीरियड होता है, कैसे होता है सर? या सो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें ये आंसर करना होता है कि क्या हमारा पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए थोड़ा बहुत वेट कर सकता है या नहीं। क्यों ये आंसर करना होता है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट के दो प्रकार होते हैं, कैडेवरिक और लिविंग डोनर। तो कैडेवरिक ये तय करने के लिए कि कौन सा ट्रांसप्लांट हमें ऑफर करना है, कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में एक वेटिंग पीरियड आता है जो अक्सर 3 से 6 महीने के आसपास होता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, किस्मत पे होता है, लेकिन एक वेटिंग पीरियड डेफिनेटली आता है। यदि आपका पेशेंट ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, कैसी कंडीशंस में वेट नहीं कर सकता, जब पेशेंट सिक हो, कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए हों, लीवर कैंसर हो गया हो, या लीवर की वजह से दूसरे ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगे हों, जैसे किडनीज अफेक्ट हो रही हैं, लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स का जल्दी ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट करना हमें ज़रूरी होता है। तो जब ये तय हो जाता है कि हमें कैडेविक करना है या लिविंग डोनर करना है, तो आगे की प्रोसेस होती है। दोनों के लिए रिपोर्ट्स सेम होते हैं पेशेंट के लिए। कैडेवरिक में सारे रिपोर्ट्स होते हैं जिनमें अक्सर 2 दिन का वक्त लगता है। 2 दिन में जब सारे रिपोर्ट्स हो जाते हैं, विच इंक्लूड्स द फिटनेस, कार्डियक फिटनेस, लंग फिट, पल्मोनरी फिटनेस, एवरीथिंग, उसके बाद उस पेशेंट को हॉस्पिटल से ही ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाता है। गुजरात में सोटो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वेबसाइट पे हम लोग ही रजिस्टर्ड करते हैं, और वो उसका ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद ही हैज़ टू वेट फॉर द कॉल। ही और शी हैज़ टू कम रेगुलरली फॉर फॉलोअप। फॉलोअप उनके खुद के डॉक्टर के पास भी कर सकते हैं या हमारे पास भी आ सकते हैं। लिविंग डोनर में वेटिंग पीरियड नहीं होता। लिविंग डोनर में पेशेंट के भी रिपोर्ट्स होते हैं और जो डोनर है उसके भी रिपोर्ट्स होते हैं, जिसमें टोटल टाइम अगेन 2 दिन का वक्त लगता है। जब ये रिपोर्ट्स हो जाते हैं फिर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। द मेन पर्पज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज टू प्रूव द रिलेशन बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट, जिससे हमें ये श्योरिटी हो कि ये डोनर है वो रिलेटेड है, देर इज़ नो इंटरेक्शन, दो नो फाइनेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट। जब ये हो जाता है फिर एक ऑथोराइजेशन कमेटी होती है जो बैठती है, जो इसको कंफर्म करती है कि डोनर इज़ रिलेटेड टू द रेसिपिएंट, द डोनर इज़ डोनेटिंग वॉलंटरली his or her liver to the recipient, and there is no financial transaction involved in the whole process. Then they give the approval, उसके बाद फिर liver transplant होता है। राइट। तो इसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस इसमें नहीं होने के लिए डॉक्टर्स या ये संस्थाएं कैसे ध्यान रखती है कि आप, जैसे आपने बताया कि वेरीफाई करते कि ये सब कुछ वॉलेंट्री है, पर कहीं ना कहीं जैसे भारत देश है वेर पैसे की ज़रूरत बहुत होती है लोगों को, तो वो टाइम पे अपने कैसे ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है? जब पेशेंट आता है तो डोनर का काउंसलिंग एक अलग तरीके से हम करते हैं, अवे हम्म। फ्रॉम द फैमिली, and we try to ascertain one that donor is related to the patient. हम्म। There is no force or pressure involved on the donor. कई बार ये होता है कि फैमिली की तरफ से डोनर पे प्रेशर आता है कि नहीं तू दे दे, हमारे बचाना है उसको, ऐसे करके, और डोनर की इच्छा नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर और बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर और बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रेशर, द डोनर हैज़ टू इज़ पुश्ड टुवर्ड्स डोनेशन, तो वो हमें रूल आउट करना होता है। उसके लिए डोनर के साथ हम अकेले में काउंसलिंग करते हैं। जब वो क्लियर हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें डोनर और रेसिपिएंट के रिलेशंस विदाउट बियॉन्ड डाउट प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, एफिडेविट्स बनाई जाती हैं। उसके बाद भी यदि डाउट रह जाता है तो देन वी डू HLA matching of the HLA or DNA matching of the donor and the recipient and prove that donor is related to the recipient in the way that the family is claiming. जब ये हो जाता है, हमारे स्टेज पे जब सर्टेनिटी हो जाती है, उसके बाद जो ऑथोराइजेशन कमेटी बैठती है, ऑथोराइजेशन कमेटी में वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑथोराइजेशन कमेटी, दे आर न्यूट्रल पीपल, दे में इन्वॉल्व अदर डॉक्टर्स फ्रॉम अदर स्पेशलिटीज़, इवन सोशल वर्कर्स, लॉयर्स, ये सब भी इसमें होते हैं। वो लोग बैठ के दे ascertain from their own side कि everything, all the facts which have been presented beyond them are correct
बियॉन्ड डाउट, उसके बाद जब उनका अप्रूवल होता है उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है. सो दीज आर द मेजर्स वी टेक टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस. Another thing that we personally follow is we do not accept donors who are not related to the. कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि भाई ये मेरा मित्र है, वो देना चाहता है मुझे, या ये लड़के को हमने बचपन से पाला है हमारी फैमिली में. ऐसे बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास और ये देना चाहता है लिवर हमको, तो हम क्लियरली मना कर देते हैं. वी डू नॉट टेक चांस इन दोज पर पेशेंट्स. सर अगर फैमिली में कुछ नहीं हो और लाइव डोनर चाहिए तो? उस केसेस में दूसरे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसमें एक होता है एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट. एबीओ इनकॉम्पेटिबल यानी जब फैमिली में ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबल डोनर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बेसिकली वी जस्ट हैव टू मैच द ब्लड ग्रुप. अगर ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो हम आगे लीवर उसका ठीक है या नहीं है वो सब के रिपोर्ट्स करा के देन वी सिलेक्ट द डोनर. पर यदि कोई ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबल डोनर नहीं है फैमिली में, तो ऐसी सूरत में एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें कुछ ट्रीटमेंट्स हम पेशेंट को देते हैं, रेसिपेंट को, रेसिपेंट यानी जिसका ट्रांसप्लांट होना है, जिससे कि उसका बॉडी सिस्टम डोनर की एंटीबॉडीज़ के सामने रिएक्ट ना करे. तो वो ट्रीटमेंट्स दे के भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. कई बार ऐसी कंडीशंस आती है जिसमें पेशेंट जो होता है बहुत हेल्दी होता है, बहुत ओबेस होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में एक चीज़ होती है जिसको ड्यूअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं. हमारी टीम इज़ द ओनली टीम इन द स्टेट ऑफ गुजरात विच इज़ डन अ ड्यूअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट, विच इज़ डन वेरी अनकॉमनली, वेरी रेयरली, बिकॉज इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट सर्जरी. तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को ज़्यादा बड़े लिवर की ज़रूरत है और वो कैडेवरिक के लिए वेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 2 डोनर्स से हम लिवर लेके एक पेशेंट को लगाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ड्यूअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट. राइट, राइट. और सर इसके अंदर जो डोनर होता है, डोनर की हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और क्या लिवर डोनेट करने के बाद आदमी नॉर्मल लाइफ डोनर जी सकता है? सो पहला जो ये क्वेश्चंस के आंसर करने से पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि डोनर सर्जरी में रिस्क कितना होता है. सो डोनर सर्जरी इज़ जनरली सेफ़ फॉर द डोनर. क्यों सेफ़ है? क्योंकि लीवर वापस बन जाता है. जितना लीवर हम निकालते हैं उतना ही लीवर वापस से लगभग 1.5 से 2-2.5 महीने के अंदर वो लीवर फिर से नॉर्मल जितना पहले था उतना ही बड़ा वापस बन जाता है. इसीलिए सर्जरी सेफ़ है. बट हैविंग सेड दैट, एक्सीडेंट्स कैन ऑलवेज हैपन इन लाइफ. हम घर से बाहर निकले, रोड एक्सीडेंट, उसकी कोई गारंटी, कोई प्रिडिक्शन नहीं होता. तो इसीलिए हम अक्सर हमारे डोनर को समझाते हैं कि देर इज़ अ रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.2 to 0.3% इन्वॉल्व इन द डोनर सर्जरी. ये रिस्क लेके हमें चलना पड़ता है. राइट. इसके अलावा जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस रिस्क वो रूटीन होते हैं. सर्जरी के बाद यूजुअली 15 दिन के बाद डोनर की सारी मेडिसिन बंद हो जाती हैं. सो डोनर इज़ नॉट ऑन एनी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस. 3 से 4 हफ्ते बाद वो अपना जॉब बिजनेस वापस शुरू कर सकते हैं. खाली एक ही प्रिकॉशन रखना होता है कि 2 से 3 महीने तक हैवी वर्क नहीं करना है. दैट इज़ द ओनली प्रिकॉशन दैट दे नीड टू फॉलो. अदरवाइज दिस सर्जरी डज नॉट इम्पैक्ट द डोनर्स लाइफ इन एनी अदर वे. यदि कोई लड़की, यंग लड़की डोनेट कर रही है, शी कैन मैरी, शी कैन हैव ए नॉर्मल फैमिली लाइफ, शी कैन बेयर चिल्ड्रन, शी कैन बिकम प्रेग्नेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. राइट. यानी और सर कैसा डोनर एक आइडियल डोनर माना जाता है? या सो डोनर के हमारे 3 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं. वन है एज क्राइटेरिया. सो द एज इज़ फ्रॉम 18 to 55 years. दैट इज़ द एज लिमिट विच वी एक्सेप्ट. Why 18? Because it is a medical legal requirement. 55 years क्यों? क्योंकि लिवर का ग्रो होना ज़रूरी है डोनर सर्जरी में, सो दैट द डोनर इज़ सेफ. और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे लिवर की ग्रो होने की जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है. सो जनरली वी डू नॉट एक्सेप्ट डोनर्स बियॉन्ड 55 years ऑफ एज. राइट. सेकेंड क्राइटेरिया ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबल होना चाहिए. थर्ड क्राइटेरिया फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए. राइट. प्रेफरेबली नॉन डायबिटिक. हालांकि हमने डायबिटिक डोनर्स भी एक्सेप्ट किए हैं, but preferably non-diabetic, preferably non-alcoholic. These are the basic criteria. These are the good donors, and lean donors are generally better than obese donors. Okay, okay. Thank you for answering it in a very categorical way and removing all the confusions. Sir, last and the most important, ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या इंसान नॉर्मल जिंदगी जी सकता है या नहीं? बिल्कुल जी सकता है और जीते हैं. ट्रांसप्लांट में यस पेशेंट को रिस्क होता है, नॉर्मली 5 to 10% लाइफ का रिस्क रहता है. बट इफ़ द ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल
द पेशेंट कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड लिवर की कोई शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट नहीं होती है. So if the patient follows healthy lifestyle, healthy food habits, stay away from alcohol, he can live a normal healthy life. In fact हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पुलिस मैन होते हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद 4-5 महीने बाद दे स्टार्ट देयर जॉब, दे आर डूइंग ऑल देयर फंक्शंस विच दे आर सपोज टू डू एज अ पुलिस पर्सन. एक हमारा पेशेंट था दिल्ली में, हु वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर फ्रॉम Iraqi national team, and 17-year-old patient. We did the transplant. After 1 year, he was again playing basketball. So there are a lot of patients who are farmers. ट्रांसप्लांट के बाद अपना नॉर्मल फार्मिंग और सब शुरू कर देते हैं. बहुत से पेशेंट्स हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं. एक पेशेंट का जिसका मैंने ट्रांसप्लांट किए हुए 4 साल हो गए, और ट्रांसप्लांट उसको इमरजेंसी में हमने किया था. शी केम ऑन वेंटिलेटर, ऑन डायलिसिस. शी डिड वेल. हर फादर डोनेटेड अ पार्ट ऑफ हिज लिवर टू हर, and it is 4 years. She is going to school, she is taking part in all kinds of sports activities, and she is an artist. तो yes, patients normal life जी सकते हैं और जीते हैं. Right. Thank you for answering all the questions in a very detailed way. Now we are just ending and moving towards the rapid fire uh, time. So, is fatty liver overhyped or underdiagnosed? Underdiagnosed. Is a liver detox drinks good or bad? Bad in when taken more in excess amount. Supplements helpful or harmful? Supplements definitely not helpful, but can be harmful when taken in excess amount. Wine, beer, whiskey, or no alcohol? No alcohol. Definitely no alcohol. One liver myth which is prevalent. One liver myth that is prevalent, yes, that is liver transplant does not give a normal life to the patient, and most of the patients are not able to make it after transplant. Even those patients who make it after transplant do not live a normal life. That is a liver myth which is prevalent. राइट राइट. और एक ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट जो आपको लिवर के प्रॉब्लम से दूर रखती है. हफ्ते में 4 बार 45 मिनट एक्सरसाइज कीजिए. ओके. इतना टाइम अपने आप को दीजिए, आपका लिवर हेल्दी रहेगा. Right, right. Thank you very much. We talked about liver in detail, and we also talked about one and only organ which can regenerate, जिसके अंदर फिर से बनने की ताकत है. और आप जैसे लोग जो लाइफ देते हैं, लोगों को दूसरी सेकेंड इनिंग देते हैं. Thank you very much for sparing such a long time on Variety with Vishwam, and we will present extensive content. Maybe काफ़ी डिटेल में बात हुई है, तो हम वो हिसाब से we'll try to present. Thank you very much for tuning in, and have a great day ahead, and stay tuned for more such content. And sir, any message you would want to share? वैसे तो बहुत सारी बातें की है, but the last concluding message. I will conclude it with the statement which I said in the start. Livers do not fail, we fail. So please take care of your liver. Don't let yourself fail your liver. All right. Thank you very much. And sir, I hope everything went well, and I could not ask questions which were like layman वाले कि आपने बहुत बार बहुत लोगों को दिया होगा, पर thank you very much for your time. Thank you. Thank you.